अस्सलाम वालेकुम। पेश खिदमत है रोलू का कहानी का अगला हिस्सा। जब कोई नया पड़ोसी होता है तो दो बातें होती हैं। वो या तो इतनी दोस्ती, इतनी कुर्बत बढ़ाता है कि जैसे ख़ानदान का कोई फ़र्द हो, या फिर वो बात करना भी पसंद नहीं करता। ताल्लुक़ रखना तो बहुत दूर की बात है, सलाम दुआ भी नहीं होती। मेरे जो नए पड़ोसी तनवीर थे, उनसे सिर्फ दूर से ही अलग सलग थी। ये एक तरह से रस्मी अंदाज इसलिए था कि वो और मैं पड़ोसी थे। दरअसल मैंने ही उनसे रस्मी सलाम दुआ शुरू की थी। मौसम सरमा का आगाज़ था। मौसम बड़ा सुहाना था। सुबह सूरज की किरणें उस मौसम में सोना लुटा रही महसूस होती थी। वो रोज़ाना सुबह नाश्ते से फरागत पाकर लॉन में कुर्सी डाले और अखबार पढ़ते हुए मौसम से बहुत लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा होता। जब मैं अपने घर से निकलता तो उसे अपनी तरफ देखता हुआ पाता। मैं इखलाकन कुछ लम्हों के लिए रुक जाता। रस्मी तौर पर कुछ ताज़ा सियासी सनसनीखेज़ खबर, स्कैंडल या डकैती की वारदात, या फिर मौसम पर तबादला ख्याल हो जाता। उसने कई मरतबा मुझे नाश्ता करने और दोपहर के वक्त मेरी वापसी पर चाय की दावत दी, जो मैंने किसी बहाने से माजरत कर ली थी। शायद इसकी वजह यह हो कि वो इन इतराफ़ में कुछ अरसा कबल ही आकर यहाँ आबाद हुआ था। उसकी शख्सियत न सिर्फ मेरे लिए बल्कि इस इलाके के तमाम लोगों के लिए पुरस्रार खासियत की हामिल और एक मुअम्मा थी। न जाने क्या बात थी कि मैं उसके नाश्ते और चाय की दावत कबूल करते हुए एक नामालूम सा खौफ महसूस करता था। एक अजीब सा डर लगता था, जबकि मैं तोहम परस्त न था। बज़ाहिर इसमें ऐसी कोई बात दिखाई नहीं देती थी, लेकिन दिल के किसी कोने में शकूक जहरीले फुंकारते सांपों की तरह डसते थे। मेरे पड़ोस में जो 6-7 बरस से गैर आबाद अजीमुशान हवेली थी, जिसे किसी ने 10 वर्षों में नहीं खरीदा था, लेकिन उसने खरीद ली थी। उसके रंग रोगन और मुरम्मत, तज़ीनो और आइश पर उसने पैसा पानी की तरह बहाया था। वो हवेली एक अजीमुशान महल की तरह दिखाई देती थी। रहाइश के लिए इतनी बड़ी हवेली और खिदमत के लिए चंद नौकर चाकर उसकी दुनिया थी। उसकी बीवी थी और ना बच्चे। ये बड़ी पुरस्कार और ताज्जुब खेज बात थी कि वो तन्हा उस हवेली में ज़िंदगी क्यों बसर कर रहा है, जिसके पास ऐसी अजीमुशान हवेली हो। यकीनन दौलत की कोई कमी ना होगी। वो औरत के बगैर ज़िंदगी क्यों कर गुजार रहा है। हम सब ये सोचते थे कि मालूम नहीं ये कौन है और किस लिए यहाँ आकर आबाद हुआ है। वो किसी भी बड़े शहर में कोठी और बंगला खरीद कर रह सकता था। इसमें एक राज था। इस राज पर से पर्दा उठाने वाला कोई नहीं था। उस बस्ती के 2 नौकर उसकी हवेली में काम करते थे। उनसे भी कुछ मालूम ना हो सका। उन्होंने बताया था कि मालिक उनसे काम के सिवा कोई बात नहीं करता। मेरा क्या, उस इलाके के लोगों को भी उसके बारे में कुरीदने का तजस्सुस बेदार हो रहा था। आखिर एक दिन मैं परवेज़ के साथ उसकी अजीमुशान हवेली में दाखिल हुआ। परवेज़ सलहट में इंजीनियर था और मेरी फर्म वहाँ चाय के बागात खरीदने में दिलचस्पी रखती थी। मेरी फर्म के MD ने चाय के बागात खरीदने से कबल ये मुनासिब ख्याल किया कि किसी तजुर्बेकार शख्स से राय मशवरा कर लिया जाए। परवेज़ को इसका बड़ा तजुर्बा था, लिहाजा मैंने फर्म की राय के पेश नज़र सौदा करने से पहले परवेज़ से रब्ता किया था, क्योंकि परवेज़ एक ऐसा शख्स था कि सोना चांदी, ज़मीनें और बागात खरीदने के बारे में मुस्तनिद राय का दर्जा रखता था। वो एक रोज़ बागात के बारे में बहुत सारी तफसीलात लेकर मेरे पास आया था। मैंने उसकी तफसीली रिपोर्ट अपने दफ्तर में पेश कर दी थी। किसी नतीजे पर पहुँचने और हतमी फ़ैसला होने तक मैंने उसे अपने हाथ ठहरा लिया था, इसलिए भी कि उससे सलाह मशवरा होता रहे। हफ्ते की एक शाम जब हम दोनों के पास गुफ्तगू के लिए कोई मौजू नहीं रहा तो वक्त गुजारी मुश्किल महसूस हुई और एक बेजारी सी होने लगी। फिर मुझे एकदम अपने हमसाये का ख्याल आया कि क्यों ना आज की शाम उसकी नज़र की जाए। वो इंसान है। मेरे दिल में एक ख्याल ये बसा हुआ था कि वो कोई जिन है जो इंसान के रूप में रह रहा है। एक आदमी इतनी बड़ी हवेली में नहीं रह सकता था, आसेब ही रह सकता था। लेकिन नौकरों ने जिनसे मेरे मरासिम थे, उन्हें भी इस बात का इब्तदा में शक और खौफ था कि उनका मालिक जो इस कदर पुरस्रार है वो कोई जिन है। लेकिन रफ्ता रफ्ता उनका खौफ और शक दूर हो गया। बस वो एक बात कहते थे कि उनका मालिक बहुत अजीबोगरीब और पुरस्रार है। मेरे दिल से भी शक निकल चुका था। चूँकि परवेज़ भी साथ था, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना उसकी दावत कबूल कर ली जाए, जो मुतअद्दिद बार दे चुका था। मैंने परवेज़ से चलने के लिए कहा तो वो फ़ौरन ही तैयार हो गया। मैं उसे तनवीर के बारे में 2-1 बार बता चुका था। परवेज़ को भी तनवीर के बारे में सुनकर बहुत तजस्सुस हुआ था। उसने मुझसे कहा भी था कि क्यों ना उसे एक बार मुलाकात कर ली जाए। मैंने परवेज़ को आमादा पाकर उस वक्त साथ ले लिया और हवेली की तरफ चल दिया। जब मैंने इतलाई घंटी का बटन दबाया, दरवाज़ा खुलने में लम्हे भर की भी देर ना हुई। ऐसा लगा कि शायद उसके किसी मुलाजिम ने हमें सदर दरवाजे की तरफ आते देख लिया हो। लेकिन जब सदर दरवाज़ा खुला तो हमारे सामने कोई ना था। तनवीर मौजूद था। घंटी के जवाब में तनवीर का अज़ खुद फ़ौरन ही आना ताज्जुब खेज था। ये बात कदरे अजीब और बेहद पुरस्रार सी लगी थी। बगैर इतला के जो हम पहुँचे तो एक ख्याल परवेज़ का ये था कि कहीं उसे हमारा अचानक आना गवारा ना हो, लेकिन ऐसी कोई बात उसके चेहरे से महसूस नहीं हुई।
बल्कि उसने निहायत खंदा पेशानी से हमारा इस्तकबाल किया, बड़ी गर्मजोशी से इस तरह से मुसाफिया किया जैसे हमारी अरसे के बाद मुलाकात हो रही हो। फिर वो हमें अंदर ले गया, लेकिन एक बात ने मुझे चौंका दिया था कि उसकी रहनुमाई में नशिस्तगाह की तरफ जाते हुए एक खादिम भी नजर न आया था। मुझे ख्याल आया कि उसकी हवेली में 4 मुलाजिम थे, उनमें से एक भी इस अजीमुशान हवेली में इस वक्त मौजूद क्यों नहीं है। जाने क्यों मैंने खौफ और पुरस्रारियत सी महसूस की, लेकिन परवेज़ की वजह से मैंने अपना हौसला बरकरार रखा। मेरा शक इस यकीन में बदल गया था कि तनवीर यकीनन एक जिन है जो इंसान के रूप में मौजूद है। मौसम बेहद खुशगवार था, फरहत बख्श हवा चल रही थी। इस मौसम ने शाम बड़ी सुहानी और दिल फरेब कर दी थी। खुली हुई खिड़कियों की राह से ढलते सूरज की किरणें माहौल को ख्वाबनाक और फिजा को अजीब रुमान परवर बना रही थी। बाहर बाग में जो फूल खिले हुए थे उनकी भीनी भीनी खुशबू शाम जा मुअत्तर कर रही थी। शहर की मशीनी और गहमा गहमी और दफ्तर की मसरूफियत की 12 घंटे आधी ज़िंदगी गुजारने के बाद जब ऐसा माहौल कुछ देर के लिए ही सही मुयस्सर आता है तो दिल पर एक अजीब कैफियत और सहर तारी हो जाता है। दिन भर की मसरूफियत से जो थकन होती है वो थोड़ी देर में उतर जाती है। मुझे उस हवेली के मालिक से जिसने ये हवेली तनवीर को फ़रोख्त की थी, उसकी ज़ुबानी ये बात मेरे इल्म में आ चुकी थी कि ये तमाम जाहो चशम और सरमायादारी माजी में कानकनी की मरहूने मिन्नत है। ये मगरबी बंगाल की कान से इसने कमाया है और फिर वो बांग्लादेश चला गया। ये ज़िंदगी उसने कहाँ और क्यों कर बसर की, कोई इस ज़मन में कुछ नहीं जानता था। तनवीर परवेज़ से बहुत जल्द घुल मिल गया। ऐसा महसूस होता था कि वो देरीना शनासा हैं। इसकी वजह ये थी कि परवेज़ भी मगरबी बंगाल में ही पैदा हुआ था। आसाम और मगरबी बंगाल की कानों पर तबसरा भी कर रहे थे, गोया बरसों कानों की ज़िंदगी से मुंसलिक रहे हों। उनकी मालूमात बहुत वसी थी, जबकि मैं सिफर था, लेकिन उनकी बातों में मैं दिलचस्पी ले और सुन रहा था। लेकिन एक बात जो मैंने महसूस की वो ये कि परवेज़ बहुत मोहतात था। परवेज़ की दानिशमंदी कहिए या पेशा वराना राजदारी कि उसने तनवीर पर किसी तरह से ये जाहिर नहीं होने दिया कि वो हाल ही में मगरबी बंगाल गया था अपनी फर्म की जानिब से और एक कान के मुतालिक एक ज़िमनी रिपोर्ट लेकर आया हुआ है। इन बातों के दौरान ठंडे मशरूब का दौर भी चलता रहा। ये मशरूब खुद तनवीर ने ही बनाया था। ये आम का मशरूब था। उसके पास अनानास के जूस भी थे। जब उसने मशरूब पिया तो मेरे दिल को इत्मीनान हुआ कि तनवीर जिन नहीं है। जिन्नात क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, ये एक राज है। जो सुनते हैं वो मुसद्दिका नहीं है। इसके बाद यकलख्त एक ऐसा नाखुशगवार वाक़या पेश आया जिसकी तवक्को नहीं थी और ना ही इस बात का दूर दूर तक कोई इम्कान था। उसने पुरसुकून माहौल का धारा ही मोड़ दिया था। फिज़ा बड़ी बोझल सी हो गई। जो बदमज़गी पैदा हुई थी उसकी वजह दर हकीकत एक चमगादड़ थी। आप भी ये बात जानते हैं कि सूरज गुरूब होने के बाद शाम के साए गहरे होते ही चमगादड़ें अपने अपने मस्कन से बाहर निकलती हैं और इधर उधर परवाज़ करते और उड़ते हुए कीड़े मकोड़ों को शिकार करके अपना पेट भरती हैं। अगर घरों की खिड़कियां खुली हुई होती हैं तो इस कदर चुपके से दाखिल हो जाती हैं कि खबर भी नहीं हो पाती। एक कोने से दूसरे कोने तक उड़ती रहती हैं। आप अहमकों की तरह अखबार या कोई चीज़ लेकर बज़ाहिर उन्हें नज़रअंदाज करने की कोशिश करें, लेकिन जब तक उनकी मर्जी ना होगी वो बाहर नहीं निकलेंगी। गो के चमगादड़ एक मकरू परिंदा है। इंसान को इनकी मौजूदगी से कोई खतरा लाहिक नहीं होता। कम अज़ कम हिंदुस्तान और बंगाल में ये चमगादड़ें खून आशाम नहीं होती, लेकिन जो जंगलात में होती हैं वो इस कदर खौफनाक और जहरीली होती हैं कि उनके काटने से इंसान इस तरह मर जाता है जैसे सांप के काटने से। वो काटने के बाद इंसान के जिस्म का सारा खून पी जाती हैं। उन्हें अफ्रीका में जोंक चमगादड़ कहा जाता है। हालांकि ये खून आशाम चमगादड़ नहीं थी। उस इलाके में जो चमगादड़ी थी मैं उनके बारे में बहुत अच्छी तरह जानता था। लेकिन उस शाम कमरे में एक चमगादड़ को देखकर मेरे हमसाया और मेज़बान के चेहरे पर खौफ व दहशत की जो लहर नमूदार हुई थी और चेहरा जो सफ़ेद पड़ता चला गया था, मैं उसकी ये हालत देखकर कदरे खौफजदा और परेशान हो गया था। इसे बाहर निकालो, तनवीर दहशत ज़दा लहजे में चीखा। चमगादड़ को बाहर निकालो। इतना कहकर वो बड़े सोफे पर गिर गया और फिर उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया। मिस्टर तनवीर, मैंने उसे दिलासा दिया, चमगादड़ तो एक बेज़रर परिंदा है। ये किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाता। इसमें नुकसान पहुंचाने वाली कोई बात नहीं। मेरे घर में चमगादड़ें घुस आती हैं, कभी मुझे कुछ नहीं किया। उस पर मेरी बात का कोई असर नहीं हुआ और ना ही उसका खौफ कम हुआ और ना ही उसने चेहरे से हाथ हटाए। फिर मैंने ये किया कि कमरे की रोशनी गुल कर दी। 1-2 मरतबा हमें अपने सरों पर चमगादड़ों के परों की सरसराहट महसूस हुई। 2-1 चमगादड़ें और भी आ गई थीं। थोड़ी देर बाद वो कमरे से बाहर चली गईं। मैंने दोबारा कमरे में रोशनी कर दी। अभी तक उसका चेहरा सफ़ेद पड़ा हुआ था, लहू की एक बूंद भी नहीं थी। परवेज़, क्या वो गई? तनवीर इस कदर खौफजदा था कि वो उनका नाम लेते हुए भी डर रहा था। जी हाँ, परवेज़ ने उसे जवाब दिया। आप अब परेशान ना हो, कमरे में हमारे अलावा कोई चीज़ नहीं है।
परवेज़ ने उसे पुरइत्माद लहजे में यकीन दिलाने के बाद कहा, आपके खौफ व हरास को देखकर ऐसा महसूस होता है कि आपने कोई शैतान या बदरू देख ली हो। क्या आप चमगादड़ को बदरू समझते हैं? जी हाँ, उसने गर्दन हिलाई। मेरे साथ मामला कुछ ऐसा ही है, तनवीर ने निहायत संजीदगी से जवाब दिया। उसे जैसे अब भी परवेज़ की बात का यकीन नहीं आया था। वो अब भी कमरे में इधर उधर इस तरह से देख रहा था जैसे कोई चमगादड़ कहीं छुपी हुई ना बैठी हो। वो खुद जैसे अच्छी तरह से देखकर अपनी तसल्ली कर लेना चाहता हो। उसकी आंखें हल्कों से उबली पड़ रही थीं। उसकी जगह मेरा कोई दोस्त होता तो मैं बेख्तियार कह कहा मारकर हंस पड़ता, लेकिन उस वक्त कुछ सूरत हाल ऐसी थी कि मुझे अपनी हंसी जब्त करनी पड़ी थी। मेरी जगह कोई बच्चा भी होता तो वो भी शायद हंस पड़ता। हैरत की बात थी कि इतना बड़ा आदमी होकर वो बेज़रर परिंदे से खौफ खा गया था। मेरे ख्याल में उसे कभी कहीं किसी ऐसी चमगादड़ से वास्ता पड़ा होगा जो बदरू होगी, इसलिए भी वो ये समझकर दहशत ज़दा हुआ होगा कि कहीं ये बदरू ना हो। अब उसे हर चमगादड़ बदरू ही लगती होगी। प्लीज़ खिड़कियाँ बंद कर दो। तनवीर के लहजे में बड़ी लुकनत थी। उसने मेरी और परवेज़ की तरफ देखा था। चूँकि कोई मुलाजिम मौजूद ना था, इसलिए ये खिदमत भी मुझे ही इंजाम देना पड़ी। मैंने खिड़कियाँ बंद की तो उसने सुकून का सांस लिया। अलमारी जो एक दीवार में नस्ब थी, उसने उसके दोनों पट खोले। उसमें मुख्तलिफ इक़साम की शराब की बोतलें थीं। उसने पलटकर हमारी तरफ सवालिया नज़रों से देखा और उसने चंद एक शराब के नाम बताते हुए पूछा कि उनमें से कौन सी शराब पीना पसंद करेंगे। हमने नफ़ी में सर हिलाकर उसे बताया कि हमने कभी कोई शराब नहीं पी। उसने अलमारी में से विस्की की बोतल निकाली। उस कमरे के एक कोने में मेज़ के पास फ्रिज था, जिसमें से उसने ठंडा पानी निकालकर मशरूब बनाकर पिलाया था। उसने फ्रिज में से सोडे की बोतल निकाली। उसने अपने मुंतशिर हवास पर काबू पाने के लिए एक तल्ख मशरूब तैयार किया और एक ही सांस में हलक से नीचे उतार गया। ऐसे सुहाने मौसम में और फिर ऐसे लोगों की मौजूदगी में जिन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी में शराब को मुंह ना लगाया हो। शराब का पीना एक गुनाह से कम ना था और फिर देखा जाए तो एक तरह की बदतहजीबी भी थी। लेकिन मैं भला एतराज़ करने वाला कौन? वो हमारा मेज़बान था, हमसाया था, दौलतमंद भी था। दौलतमंद शराब पीते हैं अपने एहसाब को तकवीयत पहुंचाने के लिए। चंद गरीब भी अपना गम भुलाने के लिए पीते हैं। शराब के उस बड़े पैग ने उस पर खासा अच्छा असर किया था। चंद लम्हों में ही उसके होश व हवास बहाल हुए। उसकी दहशत और वहशत कम हो गई। अब वो बड़ा पुरसुकून दिखाई देने लगा। फिर उसने हम दोनों से माज़रत तलब की कि उसे अपना डर और खौफ दूर करने के लिए मुहज़्ज़ब मेहमानों की मौजूदगी में गैर मुहज़्ज़बाना हरकत करनी पड़ी, जिस पर वो सख्त नादिम और मुआफ़ी का ख्वास्तगार है। फिर बातचीत का दूसरा दौर शुरू हुआ, लेकिन शायद ये इस माहौल का असर था कि गुफ्तगू जादू टूने और ऐसी माफूकुल फितरत मौजू पर चल निकली। बचपन में दादी नानी और ख़ानदान की बड़ी बूढ़ी औरतें पुरस्रार, खौफनाक और जादुई कहानियाँ सुनाती थीं। उनमें बड़ा लुत्फ़ आता था। तजस्सुस और इश्तियाक से सुनते और ये कहानियाँ बहुत पसंद आती थी। लेकिन ये एक ऐसा मौजू है कि आदमी उम्र के किसी भी हिस्से में क्यों ना हो, दिलचस्पी से सुनता ज़रूर है। तजस्सुस और हैरत में इजाफा होता है। परवेज़ ने चंद ऐसी पुरस्रार कहानियाँ सुनाई जो आसाम, बंगाल और नेपाल के जंगली कबाइल के मुतल्लिक थीं। आसाम और बंगाल में माजी में जादूगरों और जादूगरनियों की बस्तियाँ आबाद थीं। दुनिया में ना सिर्फ बंगाल का शोहरा था, बल्कि यहाँ का जादू भी मशहूर था। बंगाल के जादूगरों ने मिस्र, यूनान और अफ्रीका के जादूगरों को कई मुकाबलों में मात भी दी थी। बंगाल में बड़े बड़े मायानाज जादूगर ना रहे थे, लेकिन आज भी जादूगर और जादूगरनियाँ मौजूद थीं, लेकिन दूर दराज और पसमानदा इलाकों में उनके मस्कन थे। अब जादू ख़त्म होता जा रहा था, इसकी जगह शोबदेबाजी ने ले ली थी। परवेज़ ने जो पुरस्रार और सनसनीखेज़ और डरावनी किस्म की कहानियाँ सुनाई थी, मैं उनसे मुतासिर न हो सका। एक बंगाली होने के नाते मुझे आसाम और बंगाल के कबाइलियों के मुतल्लिक बहुत इल्म था। परवेज़ ने जो कहानियाँ सुनाई थी, ऐसे लोग बहुत मुतासिर होते जो तोहमात से पूर्व रिवायतों पर यकीन रखते हैं। फिर देहाती किस्म के लोग, साइंस इतनी तरक्की कर गई है कि शहरी आबादी का बच्चा भी ना तो इन कहानियों से मुतासिर हो सकता है और ना दिलचस्पी लेगा, क्योंकि साइंस फिक्शन उन्हें पसंद होता है। तनवीर का मामला दूसरा था। वो ना तो बंगाली था और ना ही आसामी, वो बरतानवी नज़ाद था। जब अंग्रेज़ हिंदुस्तान आए तो उसके ख़ानदान के अफराद आकर यहाँ बस गए थे। जब हिंदुस्तान, बंगाल और आसाम अंग्रेज़ों के कब्ज़े से आज़ाद हुआ तो बहुत सारे ख़ानदान यहाँ रह गए थे, किसी न किसी वजह, किसी ज़रूरत और मजबूरी के तहत, या फिर उन्हें यह सरजमीन भा गई थी। क्या आप जादू टूने पर यकीन रखते हैं मिस्टर अब्दुल सलाम? तनवीर ने मुझसे सवाल किया, जबकि आप बंगाली हैं। जी नहीं, मैंने नफ़ी के अंदाज में सर हिलाया। मेरे नज़दीक ये खुराफात हैं, लिहाजा मैं इन पर यकीन नहीं रखता। बस ये सिर्फ किस्सा कहानियाँ और गढ़ी हुई दिलचस्प कहानियाँ और किस्से हैं। यकीन तो हकीकत पर रखा जाता है। चूँकि ये सारी कहानियाँ गैर हकीकी हैं, इसलिए मैं इन्हें किसी काबिल नहीं समझता हूँ। बस यही आपकी गलती है, तनवीर कहने लगा। आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि जादू का वजूद था और आज भी है।
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन मिस्र में, और दुनिया का कौन सा ऐसा इलाका है जहाँ जादू नहीं था और आज भी है। अगर मैं जादुई अलूम पर एतकाद ना रखता तो आज यहाँ इस शान और शौकत से आपके सामने ना होता। क्या आप मुबालगा आराई से काम नहीं ले रहे हैं? जाने क्यों मेरे लहजे में तुर्श रवि सी आ गई, जिस पर अफसोस हुआ। शायद तनवीर मुस्कुरा दिया। उसने मेरे तल्ख लहजे का कोई असर नहीं लिया, उसे नज़रअंदाज कर दिया। फिर उसने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मैं आपको अपने माजी के बारे में बताता हूँ। ये एक हकीकत है, इसमें मुबालगा आराई नहीं है, ना ही कोई कहानी है। हाँ, मेरी आबीती है। मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत भी क्या है? कोई यकीन करे या ना करे, मैं उसे मजबूर नहीं करता कि इसका यकीन कर ले। मैं आसाम, मगरबी बंगाल और नेपाल में 13 बरस खाक छानता रहा, जूते घिसता रहा हूँ। 13 बरस एक लंबा अरसा है, आप इसे 13 सदियाँ समझ लें। गुर्बत और अफलास हमारा चोली दामन का साथ था। वो जैसे मेरा मुकद्दर बन गए थे। मेरे खाक छानने का मतलब शायद आप समझ ना सकें। मैं तलाशी रोज़गार में मारा मारा फिरता था। अगर कोई मजदूरी कहीं मुयस्सर आ जाती तो वक्ती होती। इतना होता कि 2 वक्त खाने को मिल जाता था। जब फाकों की नौबत आती तो मैं किसी होटल के अकब में चला जाता जहाँ कूड़ा करकट होता था। होटल वाले बचा खुचा और बासी खाना फेंकते हैं, फिर मैं उनमें टुकड़े तलाश करता। इंसान में जो जीने की आरजू होती है वो मरने नहीं देती। मैं इसलिए भी खाना तलाश करता था कि कम से कम जिस्म और रूह का ताल्लुक तो कायम रहे, उसे बरकरार रख सकूं। आसाम और मगरबी बंगाल हमेशा से बड़ा जरखेज़ और ज़रई मुल्क रहा है। अंग्रेज़ों ने यहाँ बड़ा राज किया। हर जगह गरीब को, वो किसी भी मुल्क को कौम से ताल्लुक़ क्यों ना रखता हो, उसे एक ही लकड़ी से हाँका जाता है। फिर मेरी ज़िंदगी में एक नया दिन तलू हुआ। मेरी काया पलट गई। हुआ क्या था, आज भी सोचता हूँ तो एक ख्वाब सा मालूम होता है। उन हालात में जब मैं अपनी ज़िंदगी और मुस्तकबिल से मायूस हो चला था, मेरा सामना जादुई अलूम के जानने वालों से हुआ। फिर मेरा घर दौलत से भरता चला गया। दौलत मेरे घर की लौंडी बन गई। जब एक बार सरमाया मेरे हाथ लगा तो मैंने सोचा कि क्या करूं, इसमें इजाफा कैसे हो सकता है। फिर मैंने तजारत के बारे में सोचा। तजारत में बड़ा मुनाफा था, रकम डूबने या किसी किस्म के नुकसान का सवाल पैदा नहीं होता था। फिर मैंने अपने कारोबार को फ़रोग दिया। कारोबार मुझे रास आया, इसलिए मैं उसके असरार और रूमों से वाकिफ़ हो चुका था। मैं जो बातें बता रहा हूँ कोई 22 बरस पहले की हैं। आखिर मेरी कोशिशों और तजारत की आमदनी से इतना ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ कि मेरे पास बेपनाह दौलत जमा हो गई। दौलत इतनी है कि मैं बाकायदा ज़िंदगी फरागत से बसर कर सकूं। फिर मैंने सोचा कि मुझे बांग्लादेश जाकर रिहाइश इख्तियार कर लेनी चाहिए। मुझे शुरू से ही बांग्लादेश बहुत पसंद था, इसलिए यहाँ आ गया कि यहाँ आसूदा हाल ज़िंदगी अपना लूँ। सो मैंने अपना ली। मैं बकिया ज़िंदगी यहीं गुजारूँगा। तनवीर ने यह दास्तान कुछ इस अंदाज से बयान की थी कि उसकी तरदीद करने को दिल ना चाहता था, इसलिए कि उसमें बड़ी सच्चाई महसूस हुई थी। वो एक ज़ीहोश इंसान था, कोई खब्तुल हवास भी नहीं था जिसके हवासे खमसा सही काम कर रहे थे। उसमें ज़ाहिरी तौर पर कोई नुक्स भी नज़र नहीं आता था। यही वजह थी कि जब वो चमगादड़ की मौजूदगी से हवास भागता हुआ था तो मैं हैरान और परेशान रह गया था। मैं चमगादड़ से नहीं बल्कि उसे खौफजदा देखकर कदरे खौफजदा और परेशान हुआ था। मिस्टर तनवीर, मुझे अफसोस है जनाब कि मैं इन पुरस्कार अलूम पर कतई यकीन नहीं रखता। मैंने एतराफ़ करते हुए कहा, शायद इसलिए कि मुझे इस सूरत हाल से कभी वास्ता नहीं पड़ा। अगर आप अपने नाकाबिल यकीन हालात पर मज़ीद रोशनी डालेंगे तो आपकी अनायत होगी। मेरे दिल में तजस्सुस सा हो रहा है। वो एक लम्हा मेरा चेहरा तकता रहा, फिर कहने लगा, बहुत बेहतर मिस्टर अब्दुलसलाम, अगर आपकी यही ख्वाहिश है तो फिर यही सही। आप अपने और अपने दोस्त के लिए कोई जूस तैयार कर लें। मैं भी अपनी याददाश्त को ताज़ा करने के लिए जहन के दरीचे एक एक करके खोलता हूँ। मेरा ख्याल है कि मेरी याददाश्त अभी धुंधली नहीं हुई। मैंने 2 की बजाय 3 गिलास लेमन जूस के बनाए। एक परवेज़ को दिया, दूसरा तनवीर की तरफ बढ़ा और तीसरा मैंने खुद ले लिया। फिर उसने अपने मशरूब का एक घूंट लिया और गिलास को थामे रखा और बात शुरू की। मैंने अभी शैतान और तागूती कुव्वतों का जिक्र किया था। मुमकिन है कि ये ताकतें इंसानी जहन की इख्तरा हों, फिर भी इस कुर्राए अर्ज़ पर ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है जो अपनी खुफिया सिफली ताकतें बरूए कार लाकर शैतान को हाजिर कर लेते हैं, पता नहीं किस तरह। लेकिन शैतान इस वसीओ अरीज़ कायनात में हर वक्त मौजूद रहता है और कुछ जानदारों में तो चंद ऐसी मखसूस सिफ़ात मौजूद हैं कि जिनके तवस्सुत से एक वायरलेस की तरह वो शैतान की मौजूदगी महसूस कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर आप बिल्ली ही को ले लें। ये नहायत चालाक और होशियार जानवर है। इसकी जबिल्लत तो देखिए कि ये किस तरह तारीकियों में भी बारीक से बारीकियाँ देख लेती है और इसकी नज़रें वो चीज़ें तक देख लेती हैं जो इंसानी आंखों से कोसों दूर हैं। हमने अक्सर औकात इसे कमरे में किसी नादीदा शय के गिर्द चक्कर लगाते हुए देखा है। मावराई शय भी इसके सामने मौजूद होती है, लेकिन हमारी आंख उसका अहाता करने से कासिर है। यही हाल चमगादड़ का भी है।
ये शैतानी कुव्वत की मौजूदगी को फ़ौरन ही पहचान लेती है और वहीं जा पहुंचती है। यही वजह है कि जादुई अलूम जानने वालों के नज़दीक चमगादड़ शैतानी और तागूती ताकत का मजहर है। बज़ाहिर ये जानवर हकीर और बेज़रर हैं, लेकिन जब पुरस्रार और मख्फी ताकतें इनके रूबरू हाजिर होती हैं तो ये जानवर निहायत ही दर्जे ख़तरनाक बन जाते हैं। मैंने 13 बरस तक न सिर्फ आसाम और बंगाल बल्कि हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों में भी जूते चट खाए, और ऐसा कौन सा पेशा था जिसे मैंने इख्तियार ना किया हो। दरअसल ज़रूरत, मजबूरी और पेट क्या कुछ नहीं करवाता। कलकत्ता से दिल्ली, दिल्ली से बम्बई और मद्रास शहर तक खुलासी, काश्तकार, मजदूर, बूट पॉलिश, ट्रक क्लीनर, सेल्समैन और दफ्तरी क्लर्क, गर्ज के हर वो काम किया जिसकी मुझे पेशकश की गई। मैंने सड़कों पर झाड़ू तक दी और लोगों के बर्तन और फर्श तक साफ किए। शब रोज़ की मेहनत और मुशक्क़त से मेरा बुरा हाल हो गया था। हालात ने मुझे गीले कपड़े की तरह निचोड़ कर रख दिया था। फाकों के बायस मेरी हड्डियां निकल आई थीं, लेकिन ये महज जीने का अज़्म था कि मैं किसी मेहनत शाका को खातिर में न लाता था। इसी तरह ठोकरें खाता हुआ मैं बेंगलोर शहर पहुंच गया। ये जन्नत अर्जी खित्ता मैसूर सूबे में वाक़ है, जिसकी खूबसूरती स्विट्ज़रलैंड के जन्नत हज़ारों को शर्माती है। आजकल तो इस शहर की खूबसूरती का क्या कहना। इसकी आबादी लाखों तक पहुंच चुकी है। अंग्रेज़ों ने इस शहर में छावनी बनाई, इस शहर को खूब तरक्की दी। वहाँ मुसलमानों की आबादी भी कसरत से थी। आज इस शहर ने जो तरक्की की वो हिंदुस्तान में किसी शहर को नसीब नहीं हुई। ये शहर अंग्रेज़ों को बहुत भाया था। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा उनकी बाक़ियात इस शहर में हैं। इस शहर के एक होटल में मेरी मुलाकात एक अरब आबादकार शेख से हुई। उसके परदादा अफ्रीका से आकर यहाँ बस गए थे। नाम उसका शेख तारिक था, लेकिन सभी उसे शेख के नाम से पुकारते थे। उसने मुझे अपनी क्रॉली में काम की पेशकश की। मैं खुद उन दिनों काम की तलाश में था। उस शहर की तारीफ सुनकर एक मालबरदार ट्रक के ड्राइवर की खुशामद करके जो बेंगलोर जा रहा था, इस शहर में आया था। ट्रक ड्राइवर मुसलमान था, इसलिए उसने मुझे इस शहर तक पहुंचाया था। मेरी ज़ुबान हाली को देखते हुए उसने मुझे 10 रुपये दिए थे। मैं उस होटल में खाना खाने आया था। चुनाचे मैंने शेख की नौकरी को गनीमत जाना और उसकी पेशकश फ़ौरन ही कबूल कर ली। मेरे पूछने पर उसने बताया कि काम की नौयत क्या है। उसका मुलाजिम नागहानी तौर पर मौत का शिकार हो गया है और उसे अपनी दुकान की देखभाल के लिए किसी मुनासिब आदमी की ज़रूरत है। शेख पुख्ता उम्र, सुरखरो और तोते की मानिंद चोंच जैसी नाक का हामिल था, लेकिन मेरी छठी हिस्स ताड़ गई थी कि यह शख्स अपने फ़न में बहुत गहराई रखता है। बहरहाल मुझे तो नौकरी से मतलब था। मैंने उसकी नौकरी पर इसलिए आमादगी जाहिर की थी कि वो मुसलमान था। जब मैंने अपनी रजामंदी का इजहार किया तो वो बहुत खुश हुआ और मुझे अपनी क्रॉली में ले आया। उसकी क्रॉली शहर के 1 मील के फासले पर थी। उसकी पुख्ता झोंपड़ियों के आसपास बहुत सारी खास की झोंपड़ियाँ फैली हुई थी। उसने मुझे अपना गोदाम भी दिखाया, जिसे देखकर मैं दम बखुद रह गया। नज़रों को यकीन न आया। वहाँ टीन के चंद खाली डब्बे और मुर्दा चूहे थे। मैं उसके कारोबार के सिलसिले में मज़ीद सवाल न कर सका, क्योंकि मुझे तो अपने काम से काम था, तनख्वाह से मतलब था। अलबत्ता मेरा दिल ये गवाही दे रहा था कि इसका साबका मुलाजिम गालिबन अपने मालिक के कारोबार के मुतालिक बहुत कुछ जान चुका था, इसलिए ज़बरदस्ती राहिए अदम कर दिया गया। चुनाचे एक अंदेशा दिल में उभरा कि कहीं मेरा भी यही हशर ना हो। न जाने अब तक कितने मुलाजिम उसने ऊपर भेज दिए हों। अब मेरी बारी है, मेरे बाद किसी और बदनसीब की बारी होगी। लेकिन दूसरे ही लम्हे ये सोचकर अंदेशा काफूर हो गया कि अब मूसलों से क्या डरना जब ओखली में सर दे दिया है। मैं भूख और फाके से एक होटल के बाहर गशी किसी हालत में पड़ा हुआ था। इस शख्स ने मुझे सहारा देकर उठाया। वो मुझे होटल में ले गया। इसने मेरे लिए पुरतकल्लुफ़ खाना मंगवाया। जब मैं खाना खा चुका और चाय नोशी के दौरान इसने मेरे हालात के बारे में दरियाफ्त किया। इसने मुझसे कहा कि मैं इसके गिरोह में शामिल हो जाऊं तो ऐश कर सकता हूं। शराब, हर उम्र का शबाब और माल ही माल मिलेगा। तुम्हें हर काम की तरबियत दी जाएगी। जेब तराशी का फ़न सिखाया जाएगा, असलहे का इस्तेमाल भी। तुम्हें मनशियात के कारोबार में 10% मुनाफा भी मिल सकता है। उसने 100 का एक नोट मेरी जेब में ठूंस दिया और कहा कि कल मैं इसी वक्त इस होटल में मिलूं। मैं दूसरे दिन उसे नफ़ी में जवाब देने होटल पहुंचा। मुझे 10 मिनट की देर हो गई थी। होटल के सामने भीड़ जमा थी और एक पुलिस वैन खड़ी थी। भीड़ के दरमियान एक लाश पड़ी थी। ये उसी शख्स की लाश थी जिसने मुझे खाना खिलाया, 100 रुपये दिए, अपने बॉस का नाम और अड्डे का पता भी बताया था। भीड़ में मुझे किसी ने बताया कि ये पेशावर कातिल था। इसके मुखालिफ गिरोह ने इसे कत्ल कर दिया। मैं किसी भी गिरोह में शामिल नहीं हुआ, तूफानों का डटकर मुकाबला करता रहा। शेख से क्या डरता। जिस वक्त मैं अपने नए आका के साथ हुआ था, मैं बराबर चेहरे से उसे समझने की कोशिश कर रहा था। मैंने महसूस किया वो इस तज़ब्ज़ुब में है कि मुझ पर एतमाद करे या ना करे। अगर ऐसी बात थी तो उसे चाहिए था कि वो मुझे मुलाजमत की पेशकश ना करता, लेकिन वो मशकूक क्यों हो रहा था, ये बात मेरी समझ से बालातर थी। मैं उसे कैसे यकीन दिलाता
कि मैं बड़े भरोसे का आदमी हूँ। चुनाचे एक दिन जब हम दफ्तर में बैठे हुए थे, उसने मुझे एतमाद में लेते हुए अपने तमाम कारोबारी राज एक एक करके मुझ पर मुनकशिफ कर दिए, जिसका मुझे बहुत देर तक यकीन न आया कि वो बता देगा। मैंने उसे बड़ा पुरस्कार और मोहतात पाया था। उसके कारोबारी राज क्या थे? असलहा की स्मगलिंग और सप्लाई उसका असल और बेहद मुनाफे बख्श कारोबार था। उसका ये सिलसिला सियासी पार्टियों से भी था, लेकिन वो माफिया को सप्लाई करता था। उसका ये सिलसिला बड़े शहरों तक फैला हुआ था। वैसे उसके व्यापारी तमिलनाडु के थे। वो उससे असलहा खरीदकर श्रीलंका भेजते थे, जो तमिल टाइगर्स को पहुंचाया जाता था। उसके दफ्तरी हिसाब किताब का रखरखाव तो मेरे जिम्मे था। तमाम खाते और हिसाब किताब बोगस और जाली थे। उसने खास इस्तिलाहें राइज की हुई थी। ब्राउन शक्कर का मतलब था 2 गोलियां और सफ़ेद खांड के मायने 5 कारतूस थे। कारतूस पर इस तरह रंग चढ़ाया जाता कि वो खास सिक्के मालूम होते थे। बहरहाल जो कुछ भी हो, शेख अपने कारोबार में जुबान का पक्का और गांठ का सच्चा था। बिलाशुबा वो अपने हिसाब किताब में इतना माहिर था कि ऑडिट करने वाले भी क्या होंगे। मैंने बहुत कम ऐसे असूली लोग देखे थे। उसके नज़दीक एक कारोबारी को असूल पसंद होना चाहिए। मैं भी एक असूल किस्म का मुलाजिम था। मैं अपने फ़राइज़ उसके मंशा और इम्तिहान के मुताबिक खुश असलूबी से इंजाम दे रहा था। मैंने कभी गफलत नहीं बरती और ना कोताही की, इसलिए कि मुझे पहली बार सुकून कल्ब की मुलाजमत मिली थी। मैं उसे किसी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। असलहा की सप्लाई के साथ साथ वो स्मगल की हुई शराब भी फ़रोख्त करता था। ये गैर मुल्की शराब होती थी। उन दिनों पूरे महाराष्ट्र सूबे में शराब पीने और फ़रोख्त करने पर सख्त पाबंदी थी। इस पाबंदी से उसके कारोबार के मज़े आ गए थे। उसकी 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में था। रफ्ता रफ्ता मुझ पर यह भी जाहिर हो गया कि शराब और असलहा की फ़रोख्त के साथ साथ वो साहूकार भी था। इंसानों का साहूकार, एक पर्दा फरोश। उसकी आदत ये कारोबार उसे जादू के बहरे अकीक में ले डूबी। काश वो ये कारोबार न करता। दौलत की हवस बहुत बुरी होती है। जिसके पास जितनी ज़्यादा दौलत होती है, उसकी हवस दौलत के हसूल की उतनी ही बढ़ती है। मेरी आमद से कबल ही शेख की दोस्ती और ताल्लुकात रंगा स्वामी से कायम थे। रंगा कर्नाटकी डॉक्टर था जो सिर्फ जादू टूने का इलाज करते हैं। सिफली अलूम के माहिर होते हैं। तिब्बे जदीद के करीब फटकते नहीं हैं। शातिर, क्याफा शनास और नफ्सियात के माहिर जो मरीजों को अपना असीर बना लेते हैं। ये नीम हकीम खतरा जान भी होते हैं। मुझे नहीं मालूम था कि वो दोनों किन खतूत पर काम करते हैं। जब कभी भी जादूगर डॉक्टर आता तो चीते की खालों और हाथी दांत से भरे हुए थैले भी होते थे। मैसूर का जंगल दुनिया के बहुत बड़े जंगलों में शुमार किया जाता है। बेंगलोर से घंटों की मुसाफत पर था। डॉक्टर जादूगर के लिए उनका हसूल शायद आसान था। क्या जरिया था, मुझे उसके बारे में बिल्कुल भी इल्म न था। वो हाथी दांत और खाले ना लाता तो फिर कोई और चीज़ साथ ले आता था। शेख उससे हमेशा तन्हाई में मुलाकात करता। वो कमरे का दरवाज़ा बंद करके अंदर से चिटखनी लगा लेता था। हालांकि इसकी ज़रूरत न थी। ये मुलाकात बड़ी पुरस्कार सी होती थी। कभी दरवाज़ा कदरे खुला रह जाता तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। सुनने वाले की समझ में कुछ नहीं आ सकता था। मैंने तजस्सुस के ज़ेरे असर 2-1 मरतबा कान लगाकर सुनने की कोशिश भी की थी, लेकिन एक लफ्ज़ भी पल्ले न पड़ सका। शायद इसलिए कि वो कोई और ही ज़ुबान में गुफ्तगू करते थे। दोनों शराब नोशी के आदी थे। घंटों शराब से शुगल करते थे। डॉक्टर जादूगर रंगा मैसूर के जंगल के करीब मुज़ाफ़ात में रहता था। वहाँ छोटे बड़े अनगिनत गांव थे। उसका अपना एक कबीला था और करीब की बस्तियों पर उसकी हुकूमत थी। उसका फरमान चलता था। डॉक्टर जादूगर रंगा कुंवारी लड़कियों को हमेशा शेख के हाथ फरोख्त कर देता था। वहाँ से हिंदुस्तान के बाहर की मंडियों में उन्हें चोरी छुपे ले जाकर नीलाम और फरोख्त कर दिया जाता था। दुबई के अलावा और भी ममालिक में उनकी बड़ी मांग थी। शेख ने कुछ ऐसा बंदोबस्त किया हुआ था कि लड़कियों को रातों रात अपने हाथ से हटा देता था। ये लड़कियां 3 से 5-6 होती थी। उनकी उम्रें 15 बरस से ज़्यादा की नहीं होती थी, लेकिन वो नगीनों की तरह होती थी। यही हशर उन मर्दों की हसीनो जमील और नौजवान बीवियों का होता जो किसी मजबूरी के तहत शेख से कर्ज लेते थे। फिर वक्त मुकर्ररा में उसे रकम अदा ना कर पाते। शेख ज़बरदस्ती हाँक कर उनकी बीवियों को अपनी करौली में ले आता। फिर उन्हें बेजान जानवरों की तरह हिंदुस्तान की बाज़ार हुसन या फिर बाहर की मंडियों में भेज दिया जाता। ये गलत काम था। पुलिस उस पर हाथ डालने की जुर्रत नहीं कर सकती थी क्योंकि वो बड़ा बाअसर और ताकतवर था। पुलिस के हुकाम को इस तरह से खुश करता और रखता था कि छापा पड़ने या उस पर हाथ डालने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। ये एक मजमूम कारोबार था, लेकिन सब चलता था और चल रहा था। मुसीबत का आगाज़ दरअसल उस वक्त हुआ जब मुझे उसके यहाँ मुलाजमत इख्तियार किए हुए 9-10 माह का अरसा गुजर चुका था। अब डॉक्टर जादूगर रंगा के लिए कुंवारी लड़कियों का हसूल दुश्वार हो गया था क्योंकि उनकी किल्लत पैदा हो चुकी थी। उसे अपने ऐशो इशरत से भरी जिंदगी में एक खलासा महसूस होने लगा।
वो सारी रकम उड़ा देता था। वो शाखर्च था। चूंकि इस आसाइश भरी जिंदगी का वो आदी हो चुका था, इसके बगैर कैसे रह सकता था। और फिर उसकी इज्जत में भी फर्क आ रहा था। डॉक्टर जादूगर रंगा ने शेख से कर्ज लेना शुरू किया। इसके सिवा चारा भी नहीं रहा था। शेख दोस्ती के देरीना ताल्लुकात और कवाली लड़कियों की उम्मीद पर उसे दिल खोलकर कर्ज देता, और ये कर्ज इस हद तक बढ़ गया कि उनका बाल बाल कर्जे में बंध गया और उसकी वापसी की उम्मीद नजर न आई। वो इस दौरान 2-3 लड़कियां लाया था, लेकिन वो कवाली नहीं थी और ना ही महबूब सूरत थी। उस पसंद और म्यार की नहीं थी जो सौदागर शेख से खरीदते थे। आखिर एक रोज मेरी मौजूदगी में शेख ने उसे कहा, अब मैं तुम्हें एक दमड़ी भी कर्ज नहीं दूंगा, तावक्त ये कि तुम कोई लड़की नहीं लाते। कोई ज़रूरी नहीं तुम 3, 4 या 5, 6 लड़कियां, सिर्फ एक लड़की लाओ, लेकिन वो सैकड़ों में तो एक हो। अब तो डॉक्टर जादूगर के लिए एक लड़की का हसूल नामुमकिन दिखाई देता था। आखिर शेख ने डॉक्टर जादूगर रंगा को कर्ज देने से हाथ रोक लिया, जिसकी तवक्को नहीं थी। शेख ने साफ साफ कह दिया कि वो एक दमड़ी देने से भी कासिर है। डॉक्टर जादूगर रंगा शेख के पास आता और मजीद रकम के लिए गिड़गिड़ाता, मिन्नत समाजत करता। जब शेख किसी तरह मोम नहीं होता तो वो अपना लाठी नुमा असा संभाले धमकियां देता हुआ रुखसत हो जाता, इंतहाई नफरत और गुस्से की हालत में। शेख के लिए डॉक्टर जादूगर रंगा की धमकियां कोई नई बात न थी। वो औरतें जिनके शोहर कर्ज के एवज रहन रखते थे, कर्ज ना देने की सूरत में जब उन्हें शेख फरोख्त कर देता तो वो भी उसे सख्त धमकियां दे जाते, लेकिन वो ना डरता ना खौफजदा होता। उसने डॉक्टर जादूगर रंगा से एक रोज साफ साफ ये कह दिया कि अगर वो मजीद कवाली लड़कियों का बंदोबस्त नहीं कर सकता तो फिर उसे अपनी बीवियों को बेचने का बंदोबस्त करना चाहिए। अब इसके सिवा कोई और सूरत नजर नहीं आती। शेख में एक अच्छी बात यह थी कि इस मजमूम कारोबार में मुलविस होने के बावजूद उसने कभी किसी कवारी लड़की या औरत से फ़ायदा नहीं उठाया, शायद इसलिए कि उसे अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत थी। कोई और शख्स होता तो उन औरतों लड़कियों से फ़ायदा उठाने से बाज ना रहता। अगर वो उन लड़कियों और औरतों को खिलौना बनाता तो उसकी बीवी बेला को हवा भी ना लगती। उसे दौलत की हवस ने अंधा कर दिया था। अगरचे इन मुलाकातों के दौरान मैं कभी भी मौजूद ना रहा, लेकिन अब मैं मुकामी ज़ुबान कदरे जान चुका था। वो कंट्री ज़ुबान में बात करते थे। यूँ तो आम तौर पर लोग उर्दू ज़ुबान बोलते थे, लेकिन जब मुकामी बाज़ औक़ात किसी वजह से मुकामी ज़ुबान में बात करते थे, जब वो चिल्ला चिल्ला कर बात करते तो मैं उनकी तेज़ो तुंद और तल्ख बातों का मतलब पा जाता था। और जब जादूगर गैज़ो गज़ब की हालत में अपना स्याह असा टेकता हुआ रुखसत होता तो इसका मतलब ये होता कि आज फिर वो खाली हाथ वापस जा रहा है। उसका चेहरा सुर्ख होता और आंखें अंगारे बरसा रही होती, जबकि शेख पर इसका कोई असर न होता था। एक रोज जादूगर रंगा 3 औरतों को साथ लेकर आया। मैं उन हसीन औरतों को देखकर जादूगर रंगा पर रश किए बगैर न रह सका। उसने निहायत हसीन औरतों को जाने कहां से, कैसे और किस तरह से हासिल किया था। वो उन औरतों को जो लेकर आया था, इसका मतलब ये था कि ये औरतें असल रकम की अदायगी के एवज हैं। लेकिन शेख की फितरत एक यहूदी सूदखोर की सी थी। उसकी माँ यहूदन थी, शायद इसीलिए वो यहूदी फितरत का बन गया था। अरब में बहुत सारे लोगों की बीवियां यहूदी थी। वो उनके हुस्न जमाल से मुतासिर होकर शादी कर लेते थे। यहूदी औरतों के बेइंतहा हसीन होने में कोई शक व शुबा नहीं। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि शेख यहूदियों के हिसाब से कर्ज वापस लिया करता था। असल रकम की वापसी की कभी उसे फिक्र ही नहीं रही थी, इसलिए कि वो जानता था कि उसे हर हाल में वापस मिलना ही मिलना है। अलबत्ता जितनी ज़्यादा मुद्दत के लिए रकम बाहर रहती उसके लिए बेहतर था, क्योंकि इस तरह बाज़ औक़ात सूद असल रकम से कई गुना बढ़ जाता था। उस वक्त जादूगर रंगा के ज़िम्मे जिस कदर रकम वाजिबुल अदा थी, उसकी निस्बत से शेख को कम अज़ कम 3 औरतें जादूगर रंगा से मिलनी थी, तब कहीं जाकर उसका हिसाब साफ होता। उस शाम जब जादूगर रंगा उन 3 निहायत हसीन व जमील और नौजवान औरतों को साथ लेकर आया तो मामूल के मुताबिक वो खामोश नजर आता था। ये मुलाकात सिर्फ 20 मिनट रही। कमरे की दीवार पतली थी। मैंने कमरे के बाहर खड़े होकर उनकी बातें सुनी। चुनाचे जो बातचीत उनके दरमियान हुई उसका लुब्बे लुबाब यह था कि या तो शेख अपने कर्जे के इवज उन तीनों औरतों को मंजूर कर ले या फिर सुबह से कबल मौत के लिए तैयार हो जाए। अगर शेख नौश्ताए तकदीर देख लेता तो यकीनन उन औरतों को मंजूर कर लेता, उसे अपनी जान से हाथ धोने न पड़ते। हैरत की बात यह थी कि शेख ने उन औरतों को कबूल क्यों नहीं किया। इसकी एक वजह शायद ये थी कि कर्ज बेबाक करके उसे मजीद कर्ज दिया जाए। ये कर्ज बिला सूदी हो। बिला सूद कर्ज तो शायद वो अपने बाप को भी ना दे। शेख ने इनकार कर दिया होगा। जब उसने शेख को मौत की धमकी दी होगी तो शेख ने भी गुस्से से कहा कि तुम जहन्नुम में जाओ, मुझे कोई परवाह नहीं। ऐसी धमकियां मैं सुनता रहता हूँ, लेकिन मेरे कर्ज की एक एक पाई अदा कर दो। यही बात थी जिसने जादूगर रंगा को आपे से बाहर कर दिया था।
और वो रुखसत हो गया। कराली के बाहर जादूगर रंगा के दर्जन भर साथी मौजूद थे। उनसे जादूगर रंगा ने कहा कि अब वो अपने जादू के अमल की तैयारी करेगा। उसने जिस लहजे में कहा उसमें खुशूनत भरी थी और तोहकमाना और धमकी आमेज अंदाज भी था। उसकी बात सुनते ही उसके आदमियों ने उसे सफ़ेद और स्याह मुर्ग दिया और खुद उसके गिर्द घेराव डालकर खड़े हो गए। मैं कदरे फासले पर खड़ा ये तमाशा देख रहा था। मेरे सारे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। मैं हैरत, खौफ और दिलचस्पी में डूबा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वो वाकई कोई खतरनाक खेल खेलने वाला है, शेख की मौत की तैयारी कर रहा है। लेकिन मैं बेबस था, उसे जादू के अमल से रोक नहीं सकता था। अगर मैं उसे इस अमल से बाज रखने की कोशिश करता तो मेरी भी शामत आ जाती। वो अकेला नहीं था, उसके 10-12 आदमी भी साथ थे, तनोमंद और सेहतमंद। उन्हें वो एक इशारा करता तो मेरा तिया पांचा करके रख देते। जादूगर रंगा ने दोनों मुर्गों की गर्दनें मरोड़कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। फिर उसने निहायत एहतियात से उनके दिल और जिगर निकालकर उनसे एक हारसा पिरो दिया। फिर उसे अपने गले में पहन लिया। फिर उसने रक्स शुरू किया तो उसमें मजनूनाना अंदाज था। लम्हा बलम्हा उसमें तेजी और शिद्दत आने लगी। रक्स क्या था? एक तरह से शैतान की आफत था। घंटे भर तक वो एक ही दायरे में घूमता रहा था। हर 5 मिनट के बाद हार में पिरोई हुई बोटियों से खून निकालकर अपने हलक में टपकाता रहा, ऐसे जैसे कोई अमृत हो। फिर दोनों हाथ फिजा में उठाकर शैतान या देवताओं को पुकारता। शायद शैतान को ही पुकार रहा था, क्योंकि देवताओं को पुकारने का ये अंदाज मैंने हिंदू कौम या किसी और कौम में, मजहब में नहीं देखा था। आज जब कभी वो मंजर मेरी निगाहों में घूमता है तो मेरे दिल की अजीब सी हालत हो जाती है। रुआं रुआं कांप जाता है। मैं बावजूद कोशिश और लाख जतन के उसे ना फरामोश कर सका। तकरीबन 1.5 घंटे बाद वो नीम मुर्दा होकर गिर पड़ा। बज़ाहिर उसका जिस्म साकित व जामद था, जैसे जिंदगी की रोईदगी से महरूम हो चुका हो। अगर उसके सीने में सांस ना चल रही होती तो मैं यही समझता कि वो मर चुका है। उसका ये जादुई अमल था, लिहाजा उसके मरने और दुनिया से पाक होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। उसके गुलामों ने उसके अकड़े हुए जिस्म को उठा लिया और अपनी मंजिल की जानिब अनजाने अल्फाज अदा करते हुए चले गए। सुबह कर्नाटक में शाम ढलने के बाद रात अचानक और आनन फानन नमूदार हो जाती है। जब जादूगर रंगा ने अपना रक्स शुरू किया था तो दिन काफी बाकी था, लेकिन जो ही सूरज गरूब हुआ, देखते ही देखते ऐसी तारीकी छा गई जैसे रात के 12 बज चुके हों। जब सूरज मगरिब की वादी की तरफ गरूब होने के लिए डूबता है, उसके डूबने से पहले ही तारीकी छा जाती है, जैसे गहरे बादलों ने उसे अपनी आगोश में ले लिया हो। जब वो लोग रुखसत हुए तो आसमान पर सितारे झिलमिला रहे थे या फिर कहकहाँ लहराती हुई जा रही थी। दूर कहीं अनजान मंजिलों की जानिब फिजा बड़ी मकदर हो गई थी। मुझे नहीं मालूम कि जादूगर रंगा का जादुई अमल मियाँ बीवी ने देखा या नहीं, ना ही मैंने दरियाफ्त किया। मेरा ख्याल था कि उन दोनों ने यकीनन देखा था। इसका अंदाजा यूं हुआ था कि जब शेख की बीवी बेला रात का खाना मेज पर चुन रही थी, वो खामोश थी। उसने मुझसे कोई बात नहीं की, हालांकि वो मुझसे रस्मी गुफ्तगू कर लेती थी। उसके चेहरे पर हल्की सी जर्दी थी। शेख खामोश और बज़ाहिर पुरसुकून था, लेकिन उसके बशरे से ऐसा जाहिर होता था कि वो तशवीश में मुब्तला है। शायद उसे इस बात का अंदाजा था कि जादुई अमल कोई मुसीबत खड़ी कर सकता है। वो तोहम परस्त ना था। हस्बे मामूल हम तीनों ने खाना खाया, बोझल बोझल दिलों के साथ खाना खाया। उसकी बीवी बहुत अच्छे खाने पकाती थी। उसके हाथ में बड़ा जायका था। चूंकि शेख भी अच्छे खानों का दिलदादा था, इसलिए वो डिशें तैयार करने में खुसूसी दिलचस्पी लेती थी। लेकिन जाने क्यों कोई भी खाना ठीक से न खा सका। शेख खाने से फरागत पाकर अपना दिन भर का हिसाब देखने के लिए आदत के मुताबिक दफ्तर चला गया। उसकी बीवी बेला ने बर्तन समेटकर बावर्ची खाने में रखे और शब ख्वाबी के लिए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। मैंने चाय बनाकर पी और अपने कमरे की जानिब चला गया। उस वक्त निस्फ शब बीत चुकी थी, तकरीबन 2 बजे का अमल होगा। अचानक बेला ने मेरे कमरे में आकर मुझे जगाया। उसकी आंख इत्तफाकन खुल गई थी। उसने देखा कि इतनी रात गुजर जाने के बावजूद उसका शौहर सोने के लिए नहीं आया। कभी ऐसा नहीं हुआ था। वो रात 10 बजे बिस्तर पर सोने के लिए दराज हो जाता था। चुनाचे वो सीधी मेरे पास आई थी। उसकी तशवीश बजा थी। मैं ये सुनकर परेशान सा हो गया। अनजाने ख्यालात मुझे खौफजदा करने लगे। हम दोनों फौरन ही लपक कर दफ्तर पहुंचे। उसके कमरे में जो लैंप रोशन था, उसकी जर्द रोशनी फैली हुई थी। शेख अपनी आरामदेह कुर्सी पर नीम दराज हालत में था, लेकिन किस कैफियत में। उसकी आंखें किसी नामालूम खौफ और दहशत के जेर असर हलकों से बाहर निकली पड़ रही थी। उसके हाथ आराम कुर्सी के बाजुओं से सख्ती से भिंचे हुए थे। उसका सुरख चेहरा स्याह रंगत इख्तियार कर गया था। उसकी तनी हुई गर्दन से जाहिर होता था कि उस पर जानकनी का आलम बहुत ही गरां गुजरा होगा। उसकी हालत बता रही थी कि उसकी रूह घंटों कबल कफे अंसरी से परवाज कर चुकी थी। बेला ने अपने शौहर को जो इस हालत में पाया तो उस पर कोई बिजली सी आन गिरी। चंद लम्हों तक उस पर सख्ता सा तारी रहा। वो साकित और जामद सी हो गई। उसे रुलाना जरूरी था। मैंने उसका बाजू हिलाया और कहा
तुम्हारा शौहर अब इस दुनिया में नहीं रहा। सुन रही हो, तुम्हारा शौहर जिंदा नहीं रहा। वो एकदम से चौंकी और उसने रूह फरसा बहन शुरू कर दिया। रात की फिजा में उसके बहन ने सन्नाटे का सीना चीर दिया। मुलाजिम अपनी झोंपड़ियों से उठकर आने लगे। मैं भी अपना सर खुजाता हुआ दफ्तर से बाहर आ गया। मुलाजिम मर्दों की बीवियां बेला को दिलासा देने लगी। फिर शेख की लाश को मुलाजिम उठाकर उसके घर ले गए, इसलिए कि दफ्तर में उसे रखना किसी तरह मुनासिब नहीं था। शेख की इस कैफियत से मेरा जहन परागंदा हो गया। उसकी पुरस्रार मौत मेरे जहन पर ही नहीं, एहसाब पर भी बुरी तरह छा गई थी। उसने मुझे हिलाकर रख दिया था, लर्जा बरामदम कर दिया था। आखिर उसकी नागहानी मौत का क्या सबब था? उन दिनों मेरे जिस्म में नौजवानी का खून गर्दिश कर रहा था और मुझे जादू टूटने पर एतमाद न था। मैं एक लम्हे के लिए भी ये यकीन करने के लिए तैयार न था कि वह बुढ़ा खरांट जादूगर डॉक्टर रंगा मेरे मालिक की मौत का बाइस हो सकता है। उसने जैसा मेरे मालिक से कहा था कि अब तुम मौत के लिए तैयार हो जाओ, और फिर उसने दफ्तर से बाहर निकलकर अपना जादुई अमल किया था। क्या उसने जो कुछ किया था वो कर दिखाया था? क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? क्या वाकई जादू किसी की जिंदगी छीन भी सकता है? ये बात मेरा दिल मानने के लिए तैयार न था। जब शेख की लाश ले जाई गई तो मैं दफ्तर में आ गया ताकि ये देखूं कि उसकी मौत जादू की कुव्वत से हुई या उसके किसी आदमी ने। रात के वक्त जब वो खाने से यहाँ हिसाब किताब देखने आया था, उसे कत्ल करके चला गया। ये आदमी शायद जादूगर रंगा का हो। मैं हर तरह से अपनी तसल्ली करना चाहता था। उसे जादूगर के किसी आदमी ने कत्ल किया था, ये जादू का जोर न था। मैंने दफ्तर का मुआयना किया, इस तरह जिस तरह सुराग रिसां या पुलिस के अफसर जाए वारदात पर करते हैं। मैं जासूसी कहानियां पढ़ चुका था, अंग्रेजी की जासूसी फिल्में भी देखी हुई थी। तमाम खिड़कियां और दरवाजे सही सलामत थे और कोई ऐसा निशान मौजूद न था जिससे मालूम होता कि कोई शख्स कमरे में आया था। मैं शेख की लाश ले जाने से कबल और ले जाते वक्त भी कर चुका था। उसकी लाश नजरों में इस तरह थी जैसे उसे आराम कुर्सी पर देख रहा हूँ। बाहर कैफ। ये अमर समझ से बालातर था कि उसकी मौत किसी खौफ के ज़ेर असर वाक़या हुई थी। आखिर वो कौन सी शय थी जिसे अपने सामने देखते ही वो एक करबनाक अजियत के आलम में चल बसा। वो दिल का मरीज ना था और ना ही कमज़ोर, बुज़दिल और डरपोक था। कहीं ऐसा तो नहीं कि शैतान उसके सामने आया हो? लेकिन शैतान नजर न आता था, वो नादीदा होता था, सिर्फ महसूस हो सकता था। बहुत सोच विचार करने के बावजूद भी मैं ये इसरार हल न कर सका। उसकी अचानक और नागहानी मौत एक मुअम्मा बनी रही। मेरे वहमो गुमान में भी ना था कि 1-2 हफ्ते गुजरने के बाद मुझे ऐसे ही माहौल और वाक़ये से दो चार होना पड़ेगा। अगले रोज हमने शेख को सुपुर्दे खाक कर दिया। अजीब वहशतनाक माहौल था। उस बस्ती की जो औरतें थीं वो न सिर्फ सीना को भी कर रही थीं बल्कि बेला के साथ बहन करती जा रही थी। इसकी वजह यह थी कि बेला बस्ती और मुलाजमों के घरों की औरतों में बड़ी मकबूल थी। उसे इज्जत और एहतराम की नज़रों से देखा जाता था। शेख भी उनकी माली इमदाद किया करता था। उसकी मौत से वो उस इमदाद से महरूम हो चुकी थी। शेख से उनकी मोहब्बत इसलिए भी थी कि वो उनके बच्चों का खुसूसी तौर पर ख्याल रखता था। उधर बेला ने इसाले सवाब की गरज से उसके स्टोर से शरबत की बोतलें जनाजे में आने वालों को मुहैया की थी। भिखारियों ने जैसे हल्ला बोल दिया था। ऐसा लगता था कि शहर की आधी आबादी उमड़ आई है। यहाँ उस वक्त खून का निज़ाम नहीं था, फिर भी उसकी मौत की खबर इर्द गिर्द की बस्तियों में जंगल की आग की तरह फैल गई थी। लोगों ने साइकिलों पर जा जाकर यह खबर सुनाई थी। खाने की देगें भी गुरबा और बस्ती वालों के लिए चढ़ाई गई थी। बेला ने दिल खोलकर इसलिए खर्च किया था कि उसका शौहर गुनाहगार था। ज़कात और खैरात और सदकात से शायद उसकी मगफिरत हो जाए। मुझे इस बात की तवक्को नहीं थी कि जादूगर रंगा भी तदफीन में शरीक होगा। जिस वक्त उसे लहद में उतारा जा रहा था वो उस वक्त आया। उसका आना मेरे लिए हैरान कुन था। मेरे जी में तो आया कि इसे भी शेख के साथ जिंदा लहद में उतार दूं, क्योंकि वही उसकी मौत का सबब था। उसने अपने जादू के जोर से शेख को मौत की भींट चढ़ा दिया था, लेकिन मैं उसका गिरेबान इसलिए नहीं पकड़ सकता था कि उसके खिलाफ कोई सबूत न था। और फिर मेरे दिल ने इस बात को तस्लीम नहीं किया था फरिश्ता अजल जादूगर रंगा है, इसलिए कोई जज्बाती कदम उठाना अहमकाना हरकत थी। मैंने उसे एक तरफ खड़े देखा। वो बुत बना हुआ था। उसका चेहरा स्पार्ट और हर किस्म के जज्बात से यकसर आ रही था। पलकें साकी थीं और आंखें मुंजमिद सी, किसी पत्थर के मुजस्मे की तरह। ना तो वो कोई मुसरत महसूस कर रहा था और ना ही उसके बशरे से कोई गम और दुख जाहिर था। वो एक तरफ खड़ा तदफीन देख रहा था, टुकर टुकर। जाने क्यों मेरी आंखों ने उसकी निगाहों की जुबान जैसे पढ़ ली थी। ऐसा लगा जैसे वो कह रही हो, शेख आखिर तुमने देख लिया ना मेरी बात ना मानकर कि तुम्हारा इंजाम मौत हुआ। अगर तुम मेरा कर्ज मुआफ करके और कर्ज दे देते तो जिंदा तो रहते। बहुत सोच विचार के बाद भी मेरी समझ में नहीं आया कि उसके खिलाफ क्या इकदाम करूं। उसके खिलाफ एक सबूत है
बस वही बेढंगा और बेहंगम रक्स था जिसे उसके साथियों ने मौत के रक्स से ताबीर किया था और जो गुज़िश्ता शाम अमल में आया था। इसलिए ये सोचकर मैं चुप रहा कि जादूगर रंगा का रक्स शेख की मौत का सबब करार नहीं दे सकता था। रंगा का रक्स और शेख की अचानक और नागहानी मौत इत्तफाकात का नतीजा है। यहाँ कोई ऐसा नहीं था जिसे मैं एतमाद में लेकर मशवरा करता। जब तदफीन हो चुकी, लोग कब्रिस्तान से बाहर आए और हर एक ने अपनी राह ली। मैं अकेला रह गया था और कराली की तरफ जा रहा था। जादूगर रंगा भी मौजूद था। वो लपक कर मेरे पास आया तो मैं रुक गया। उसने मुझे आवाज़ देकर रोका था। तुम अपने मालिक के मुलाजमों को मौत के घाट क्यों नहीं उतार देते? उसने बेरहम लहजे में कहा। क्या कहा? उन्हें मौत के घाट उतार दूं? वो किस लिए? मैंने हैरानी से उसकी शक्ल देखी। मुझे ऐसा लगा कि किसी वजह से उसका जहन मुअत्तल हो गया है। उन मासूम और बेकसूर लोगों का जुर्म क्या है? इसलिए कि उनकी रूहें आलमे बाला में जाकर अपने आका की खिदमत करती रही। उसने जवाब दिया, एक घर में एक बार महज एक ही मौत काफ़ी है। मैंने तल्ख लहजे में जवाब दिया। मेरे इस जवाब से उसने मायूसाना अंदाज में सर हिला दिया। फिर उसने अपना असा तलब किया जो गुज़िश्ता रोज़ वो मेरे दफ्तर में भूल गया था। मुझे मालूम था कि ये असा हर वक्त उसके हाथ में रहता था। मैं दफ्तर में आया। असा फर्श पर पड़ा हुआ था। मैंने एक कराहियत के साथ असा उठाकर कोई लफ्ज़ कहे बगैर उस मनहूस के हवाले कर दिया। 10 दिन तक जादूगर रंगा की शक्ल दिखाई नहीं दी। अपनी दानिश्त में उसने शायद ये समझ लिया था कि शेख के मरते ही सारा मामला ख़त्म। कैसा कर्ज, कैसा सूद, उससे वसूल करने वाला कोई रहा नहीं। अब वो क्यों और किस लिए जाए, लिहाजा खामोशी रहा जाए। बूढ़ी बेला एक हकीकत पसंद औरत थी। उसने सोचा कि मरने वाला तो मर गया, एक दिन तो हर एक को मरना ही है। लिहाजा उसने रोना धोना मौकूफ़ किया और उसने अपने मतूफ़ी शौहर के कारोबार में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी थी। मेरे ख्याल में उसके शौहर ने अपनी ज़िंदगी में ही अपने कारोबार के बारे में बता दिया होगा। वो कभी कभी दफ्तर कुछ देर के लिए आती थी। चुनाचे वो निहायत कामयाबी और होशियारी से अपने कारोबार को चला रही थी। वो इस अमर पर रजामंद हो गई थी कि मैं बदस्तूर उसके मैनेजर के फ़राइज़ सर अंजाम देता रहूं। अब हमारे सामने जादूगर रंगा से कर्जे की वापसी का मसला दरपेश था। मैंने बेला पर यह ख्याल जाहिर किया कि जादूगर रंगा न सिर्फ कमीना खसलत और जलील तरीन शख्स है, बल्कि बहुत ही खौफनाक और शैतान सिफ्त है। लिहाजा हमें उससे एतराज़ नहीं करना चाहिए, बल्कि कर्जे के इवज़ वो जो भी चीज़ें दे ले लेनी चाहिए। भागते चोर की लंगोटी ही काफ़ी है। मेरी ये बात और मशवरा सुनते ही नई मालका एकदम से चिरागपा हो गई। उसने आंखें निकालते हुए मुझसे कहा, तुम्हारे इससे मतलब? उसने मेरे शौहर से कर्ज लिया था। मेरे शौहर ने उसे भीख नहीं दी थी। मैं देखती हूँ वो कर्ज कैसे वापस नहीं करता। मैं उसे बख्शूंगी नहीं, एक एक दमड़ी वसूल करके रहूंगी। आखिर उस खबीस ने अपने आप को समझ क्या रखा है? मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। आप जो मुनासिब और बेहतर समझें। मैंने कहा, मैं भी उसे माफ़ करने का कायल नहीं हूँ। आज ही उस बुड्ढे को पैगाम भेजो कि मैं उसे मिलना चाहती हूँ। वो आए तो तुम उसे असल रकम मासूद वसूल करने की कोशिश करो। मैं तो अपनी मालका का तनख्वाहदार गुलाम था, उसकी बात कैसे टाल सकता था? लिहाजा मैंने बिला चूं चरा उसके अहकाम की तामील की, जो मेरा फ़र्ज था। मैंने अगले रोज़ एक मुलाजिम के हाथ पर्चा भेजकर साथ बुला भेजा। मुझे उसके आने की 1% उम्मीद भी ना थी, लेकिन अगले रोज़ वो अपनी मनहूस सूरत लेकर आ पहुंचा। वो कभी अकेला नहीं आता था, उसके हमरा उसके साथी भी आए थे, लेकिन हस्बे मामूल वो कराली से बाहर ही रहे। मैंने शेख के दफ्तर में जादूगर रंगा को बड़ी गर्मजोशी से खुशामदीद कहा। मेरा दिल चाहता था कि ये खबीस जितना जल्द हो सके मेरी नज़रों के सामने से दफ़ा हो जाए। मुझे लम्हे के लिए भी उसकी सूरत देखना गवारा नहीं था। मैं उस वक्त अपने मतूफ़ी मालिक की कुर्सी पर दराज था जिस पर वो जाँ बहक हुआ था। मैं फ़ौरन ही अपने मतलब पर आ गया। वो चंद लम्हों तक मेरे सामने कोई लफ्ज़ अदा किए बगैर खामोशी से मेरी आंखों में आंखें डाले बैठा रहा। उसका चेहरा एक खुश्क अखरोट की शक्ल इख्तियार कर गया था। फिर उसने खा जाने वाली नज़रों से देखा और पोपले मुँह से कहा, मैं तुम्हारी बहादुरी और जुर्रत की जितनी भी तारीफ़ करूँ कम है। उसकी ज़ुबान से तारीफ़ी अल्फाज सुनकर मैं खुश नहीं हुआ, क्योंकि मैं जानता था कि ये किस खसलत का है और किस कदर कमीना और शकील कल्ब भी है। उसकी किसी भी बात का एतबार नहीं। मैं खुद फरेबी में मुब्तला नहीं होना चाहता था। एक अनजाना सा खतरा सर पर मंडलाता महसूस हुआ। मेरे दिल के किसी कोने में एक वहम सा पैदा हो गया कि कहीं ये शैतान मरदूद मेरा भी वही हशर न कर दे जो मेरे मालिक का हो चुका है। ये चापलूसी और मक्कारी से काम ले रहा है, लिहाजा इसे होशियार रहना चाहिए। चुनाचे मैंने फ़ौरन ही उसके तारीफ़ी अल्फाज को नज़रअंदाज करते हुए कहा, डॉक्टर रंगा, तुम्हें इसलिए बुलाया गया है कि बिजनेस की बात करो, मेरी तारीफ़ करने के लिए नहीं। तुम्हें मालूम है कि तुम्हारा मालिक किस दर्द अंगेज़ हशर से दोचार हुआ? उसका लहजा जहर खुंद था। हाँ मालूम है, मैंने तेज़ लहजे में कहा। तुम धौंस और धमकी से दहशत ज़दा करना चाहते हो तो ये तुम्हारी गलती है। मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। काम की बात करो।
लगता है कि तुम ये चाहते हो कि इस दुनिया से तुम्हारा जी भर गया है। शायद तुम भी ये चाहते हो कि तुम्हारी रूह भी उसकी खिदमत के लिए आलमे बाला रवाना कर दी जाए। उस कमबख्त की धमकी में कुछ ऐसा खौफ पिन्हा था कि मेरा रुआं रुआं कांप उठा और रगों में लहू मुंजमद होने लगा। उसके चेहरे पर किसी पेशावर कातिल की सी दरिंदगी उभर आई थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी शैतानियत रक्सा थी। ऐसा लग रहा था कि शैतान मरदूद इंसानी रूप में मेरे सामने बैठा हुआ है। मुझे हर सूरत और हर कीमत पर मेरे मालिक का कर्ज मासूद वापस चाहिए। मैंने साफ साफ लफ्जों में और बेखौफी से कहा। उसकी अदायगी करेंसी की सूरत में। हाथी दांतों और खालों की कोई जरूरत नहीं। तुम आलमे बाला में जाकर मेरे मालिक और अपने देरीना कारोबारी दोस्त से मिलने की ख्वाहिश रखते हो तो मुझे और मेरी मालकन को कर्ज और सारा सूद बेबाक करके शौक से चले जाओ। उससे ये भी कह देना क्या मुझ पर तुम्हारी एक दमड़ी भी नहीं है। तुम रंगा से ऐसे लबो लहजे में और तमस्कर की बातें कर रहे हो, मेरी तज़हीक कर रहे हो। तुम अपने आप को क्या समझते हो? वो नफरत और गुस्से से लाल भभोका हो रहा था। उसकी आवाज़ कांप रही थी, आंखों में सफाकी नमूदार हो गई थी। मैं तो तुमसे सिर्फ बिजनेस की बात कर रहा था, लेकिन तुमने बात ही ऐसी कह दी। मुझे मजबूरन ये जवाब देना पड़ा। मैंने कहा, जाहिर है जैसा तुम कहोगे वैसा ही सुनोगे। मैं सिर्फ एक मुलाजिम हूँ। मेरी मालकन का जो हुक्म होगा उसे बजा लेना मेरा फर्ज है। तुम मुझसे बिजनेस की बात कर रहे हो, मुझसे कर्ज और सूद वसूल करोगे। आईने में तुमने अपनी शक्ल देखी है? वो बुरी तरह गुर्राया। अब कर्ज और सूद और बिजनेस को भूल जाओ। तुम्हें शायद मालूम नहीं कि मेरे पास वो मख्फी ताकतें मौजूद हैं जो तुम्हें और तुम्हारी मालका को हलाक कर सकती हैं। उसने जो कर्ज लिया था वो मेरा या मेरे बाप का नहीं था जो मैं उसे मुआफ कर देता। चुनाचे मैंने उसे वही जवाब दिया जो उसे शेख दे चुका था। मैंने उसे अपने मालिक की बंदूक दिखाते हुए धमकी आमेज लहजे में कहा, तुम अपनी मख्फी ताकतों का तावीज़ बनाकर गले में डाल लो। ये बंदूक देख रहे हो? अगर तुमने मेरे साथ किसी किस्म का धोखा या फ्रॉड किया तो इसकी पहली गोली तुम्हारे सीने के आर पार हो जाएगी, दूसरी गोली खोपड़ी उड़ा देगी, फिर तुम एक सरबुरीदा लाश हो जाओगे। ये जदीद तरीन बंदूक है। उस मलऊन ने मेरी धमकी का कोई जवाब नहीं दिया और ना ही बंदूक से वो खौफजदा और परेशान हुआ। अलबत्ता उसके होंठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट नमूदार हुई। उसने बंदूक को इस तरह से देखा जैसे वो कोई खिलौना हो। तुम मुझे खिलौने से डरा रहे हो? तुमने मुझे क्या समझ रखा है? मैं जादू का रंगा हूँ जिसके नाम से हर कोई कामता है। इससे पहले मैं कुछ कहता वो हंसता हुआ कमरे से निकल गया। उसने क्रॉली से बाहर आकर अपने साथियों को इशारा किया। उसे फिर 2 मुर्ग दिए गए, एक स्याह और दूसरा सफेद। फिर एक रक्से मौत उसी वहशियाना अंदाज से दोहराया गया जिसका नजारा मैं मालिक की मौत से कबल कर चुका था। जब वो पापी बेदम होकर जमीन पर गिर पड़ा तो उसके साथी उसे उठाकर पड़ाव की जानिब तेजी से लेकर चले गए। उधर सूरज पूरी तरह डूबा भी नहीं था कि अंधेरा हो गया। थोड़ी देर बाद चहारसू रात का घुप अंधेरा छा चुका था, मगर मेरे दिलो दिमाग पर एक अजीब सा इज़्तिराब छाया हुआ था। एक बेचैनी थी जो बढ़ती जा रही थी। एक अजीब सी वहशत महसूस हो रही थी। मेरे मरहूम मालिक का मुर्दा चेहरा मुझे तारीकी में अपनी रूह की गहराइयों तक झांकता हुआ महसूस हो रहा था। एक ख्याल ये भी आया कि कहीं जादूगर रंगा ने अपनी किसी मख्फी कुव्वत से मेरे मालिक की रूह को तो नहीं बुलाया है, क्योंकि उसकी धुंधली छवि मुझे दिखाई दी थी। अब भी मौजूदगी महसूस हो रही थी। मैं हस्बे मामूल रात का खाना खाने बेला के घर गया। वो मेरे बगैर दोपहर और रात का खाना नहीं खाती थी। मैंने बेला को जादूगर रंगा से मुलाकात का अहवाल सुना दिया था। वो भी परेशान सी हो गई थी कि वो कमबख्त, कमीना और शैतान मेरे साथ जाने क्या करे। गो के मैं अंदर ही अंदर खौफ हरास में मुब्तला था, लेकिन मैंने उसे दिलासा दिया कि वो परेशान ना हो, मेरा बाल तक बीका ना होगा। मैंने रात का खाना बेला के हमरा खाया, एक बोझल और सोगवार माहौल में। भूख किसी को न थी, चूँकि खाना ज़रूरी था और बेला का साथ देना था, इसलिए चंद लुकमे जहर मार किए, इसलिए भी कि जिस्म और रूह का रिश्ता इस्तवा रहे। खाने से फरागत पाने के बाद बेला चुपचाप अपनी ख्वाबगाह की तरफ बढ़ गई और मैं अपने मतूफी मालिक के दफ्तर आ गया। मुझे यूं गुमान होता था कि अगर मेरी आंख लग गई तो मेरी जान की भी खैर नहीं। मेरा मालिक भी नींद की गफलत की वजह से मारा गया था। चुनाचे रात भर मैंने जागने का फैसला कर लिया था। मुझे एक शुबा था कि जादूगर के किसी हवारी ने मेरे मालिक को जहर ख्वानी से हलाक किया था। ये एक ऐसा इम्कान था कि इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था, इसलिए मैं बेहद मोहतात हो गया था। मैं उस हिरनी की तरह चौकन्ना था जो शिकारी की आहट पर हो जाती है। चुनाचे मैं बार बार कमरे के कोने खुदरों का मुशाहिदा करता रहा, लेकिन वहाँ किसी आदमी के छुपने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। बिल्ली का बच्चा छुप जाए तो दिखाई दे जाए। मैंने खिड़कियों के पट और दरवाज़ों को मोहतात तरीके से बंद कर दिया और फिर कुर्सियों की रोक 2 दरवाज़ों के साथ लगा दी। उस कमरे में कुल 3 दरवाजे थे। ये मैंने इसलिए किया था कि अगर कोई शख्स कमरे में आना चाहे तो उनसे टकराए बगैर अंदर दाखिल ना हो सके। नींद तो सूली पर भी आ जाती है। इस बात का इम्कान था कि मेरी आंख लग सकती है। यूं भी आज मैं दोपहर में सोया भी ना था। अगर मेरी आंख लग भी जाए
तो ये आहट मुझे बखूबी होशियार कर सकती थी। मैं कच्ची नींद सोता था, जरा सी आहट पर भी आंख खुल जाती थी। मैंने अच्छी तरह से इत्मीनान करने के बाद रोशनी भी गुल कर दी ताकि बाहर से मुझे कोई दुश्मन नेज़े या तीर का निशाना न बना सके। देहाती लोग आज भी नेज़े और तीर कमान रखते थे, क्योंकि कभी कभार कोई खूंखार दरिंदा भूले भटके आ निकलता था। तीर या नेज़े से बंदूक के मुकाबले में आसानी और खामोशी से निशाना बनाया जा सकता था। मैं उस वक्त हर पहलू पर सोच और गौर कर रहा था। गहरी तारीकी में ख्याली पैकर इस तरह भूतों का रूप धार कर चश्मे इंसान के रूबरू नाचते हैं, इसका सिर्फ वही शख्स अंदाजा कर सकता है जिसे ऐसे पुरहौल और वहशतनाक माहौल से वास्ता पड़ा हो। बाहर कहीं अगर पत्ता भी खड़कता हुआ झाड़ियों से सरसराता हुआ गुजरता तो मुझे यूं लगता जैसे दुश्मन अपनी नकलो हरकत में है। कई बार जी में आया कि इन ख्याली इंसानों पर पिस्तौल से फायर कर दूं। पिस्तौल भी मौजूद था, वो मेज की दराज में रखा था, लेकिन मैं दिल कड़ा करके बैठा रहा, क्योंकि उन पर फायर करने से कुछ हासिल ना था। जादूगर रंगा मुझे हरासा और परेशान खौफजदा करने के लिए इन ख्याली इंसानों का खेल खेल रहा था, जो हकीकी इंसानों की तरह नजर आ रहे थे। अब मुझे अंदाजा हो रहा था कि जादूगर रंगा वाकई जबरदस्त मख्फी ताकतों का मालिक है। काला जादू भी शायद जानता है। 11 बजे के लगभग रात की गहरी तारीकी में चांद तलू होता हुआ नजर आया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता चांदनी की पुरसुकून देवी ने दुनिया पर अपनी सीमी चादर फैलाना शुरू कर दी। बाज़ औक़ात इंसान जो सोचता है वो पूरा नहीं होता। जैसे जैसे चांद आसमान पर बढ़ता जा रहा था, मेरे खौफ में इजाफा भी होता जा रहा था। कमरे की खिड़कियों की आहनी सलाखों का साया फर्श पर भी पड़ रहा था। मैंने साये में सलाखों को गिनना शुरू किया। 1 बार, 2 बार, 3 बार। मैंने उन्हें कई बार गिना। शायद कोई मकनातीसी ताकत मुझ पर हावी होती जा रही थी। इस बात का एहसास होते ही मैंने अपने बदन को एक जोरदार झटका दिया। अगले लम्हे खड़े होकर कमरे में एक चक्कर लगाया, फिर अपनी आरामदेह कुर्सी पर विराजमान हो गया। फिर होशियार होकर दाएं बाएं देखा। मैंने महसूस किया कि अब मैं किसी मकनातीसी ताकत के ज़ेरे असर नहीं रहा। मेरी नज़रें कमरे का तवाफ करती हुई मेज़ के करीब आकर रुक गईं। मैं उस लम्हे बुरी तरह चौंक पड़ा था, क्योंकि मेरी छठी हिस्स ने मुझे खबरदार किया कि इस मेज़ के नीचे कुछ गड़बड़ है। मेरे तमाम हवास अब पूरी तरह सरगर्म अमल थे। ये क्या और कैसी गड़बड़ थी, मुझे इसका अंदाज़ा तो ना हो सका। अलबत्ता मैं इतना ज़रूर जान गया था कि एक शय जो कुछ देर कबल वहाँ मौजूद थी, अब गधे के सर से सींग की तरह गायब हो चुकी थी। मज़ीद चंद लम्हे गुजरने के बाद जब मुझे उस शय का ख्याल आया तो मेरी हथेलियों पर पसीना आ गया और मेरी पेशानी भी अरक आलूद हो गई। जादूगर रंगा अपना असा आज फिर दफ्तर में ही छोड़ गया था। जिस वक्त मैं दफ्तर की तलाशी ले रहा था तो ये असा फर्श पर पड़ा हुआ था। मैंने उसे उठाकर मेज के सामने खड़ा कर दिया था कि अंधेरे में ठोकर ना लगे। गुज़िश्ता 3 घंटों के दौरान जब मैं आराम कुर्सी पर नीम दराज कनखियों से दफ्तर के कोनों का जायजा ले रहा था तो वो असा भी मेरी आंखों में आता रहा था। अब जो मैंने वहां देखा तो ये असा वहां से गायब था। ये असा अपने मुकाम से फर्श पर गिरा भी नहीं था, क्योंकि उसके गिरने की आहट जरूर सुनाई देती। यानी इस वक्त एक निहायत खौफनाक और अजियतनाक ख्याल मेरे शऊर में उभरा। वो असा, क्या वो वाकई असा ही था? मेरे सारे बदन पर दहशत की लहर बिजली की रौ की तरह उतरती चली जा रही थी। मैंने खौफ पर बमुश्किल तमाम काबू पाया, मुंतशिर हवास को यकजा किया। फिर मैंने मुतलाशी नज़रों से इधर उधर देखा। अगले लम्हे वो शय नज़र आ गई। वो शय चांदनी में फर्श पर पड़ी हुई साफ नज़र आ रही थी। उसके 8-10 बल्ब भी साफ जाहिर थे, जैसा कि मैं अमूमन रोज़े रोशन में देखा करता था। मुमकिन है ये शय फर्श पर ही रह गई हो और मुझे मुगालता हुआ हो कि मैंने इसे मेज़ के सहारे खड़ा किया था, लेकिन मैं भौंचका सा रह गया। उस वक्त मैं खुद को बेवकूफ़ बना रहा था, खुद फरेबी का शिकार हो गया था। अब तो कुछ भी पोशीदा नहीं रहा, क्योंकि वो शय आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रही थी। मेरा दिल उछलकर हलक में धड़कने लगा। ऊपर की सांस ऊपर, नीचे की नीचे रह गई। उस दम सर जो चकराया तो मेरी आंखों के सामने तारीकी छाने लगी। मेरे हवास मुअत्तल हो गए थे। मैं उस शय पर नजरें जमाए रहा। मुझे अपनी नज़रों पर यकीन नहीं आया था, क्योंकि वो शय अब सीधी हो रही थी। खिड़कियों की आहनी सलाखों के साए भी अब लहराने शुरू हो गए थे। मेरी निगाह किसी शराब का शिकार हो गई थी। मैंने घबराकर आंखें बंद कर ली, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता और न था। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो वो सांप अपना फन ऊपर उठा चुका था। मौत के खौफ के पसीने से मेरा चेहरा तर हो गया था। कम अज़ कम इस हकीकत का इंकशाफ तो मुझ पर हो गया था कि मेरे मालिक की मौत का बाइस क्या था, और ये भी मालूम हो गया था कि उसके मरने के बाद उसका चेहरा स्याह क्यों पड़ गया था। जादूगर रंगा का असा हकीकतन छड़ी नहीं, बल्कि अफ्रीका का एक खतरनाक सांप था, जो मैसूर के जंगलात में भी पाया जाता था। बहुत अरसा पहले, यानी कोई 40 बरस कबल, जब हिंदुस्तान पर बरतानवी साम्राज्य मुसल्लत था, तब एक यूरोपीय स्याह अफ्रीका से खतरनाक सांपों की जोड़ी लेकर मैसूर आया था। एक रोज दोनों सांप कैद से आज़ाद हुए और उस यूरोपीय स्याह को डसकर जंगलात की तरफ निकल गए। फिर उनकी नस्ल मैसूर के जंगलात में परवरिश पाने लगी।
जादूगर रंगा ने उस नस्ल के सांप को जादू के जोर से न सिर्फ अपना मुती बल्कि असा भी बना लिया। वो अपने दुश्मनों को इससे डसवाता था। ये राज सिर्फ उसकी ज़ात तक महदूद था। उसने अपने किसी भी आदमी को एतमाद में नहीं लिया हुआ था। उस वक्त मेरा वास्ता उस जहरीले सांप से था जो फरिश्ता अजल बना मुझे घूरे जा रहा था। मैंने थोड़ी देर पहले ही अनजाना खौफ महसूस करते हुए पिस्तौल मेज़ की दराज से निकाल लिया था और उस वक्त मेरे हाथ में था, लेकिन एक सांप के मुकाबले में उसे इस्तेमाल करना एक तरह हमाकत ही थी। मैं रिवॉल्वर, पिस्तौल और बंदूकों का इस्तेमाल जानता था, लेकिन एक माहिर निशानेबाज नहीं था। इस अमर का 1% भी इम्कान न था कि पिस्तौल की गोली सांप की गर्दन का निशाना ले सके। अलबत्ता एक शॉटगन सांप को उड़ाने के लिए मौजूद तरीन हथियार हो सकती थी। मेरे मालिक ने कभी दफ्तर में शॉटगन नहीं रखी, जहां अपनी बेवकूफ़ी से मैंने खुद को मुकैद कर लिया था। मूजी सांप अपनी दुम तक खड़ा होकर 2 शाखा जुबान बार बार बाहर निकाल रहा था और उसकी सिसकारियां साफ सुनाई दे रही थीं। रंगा के एक अजीम साहिर होने का सबूत मेरे सामने मौजूद था। अपनी गैर मामूली साहिराना कुव्वतों के जरिए अपने असा को एक जहरीले सांप की शक्ल में जिंदा कर दिया था, जो अब मेरी जान लेने के दरपे था। मैं बेबसी और लाचारी के आलम में मौत की आंखों में आंखें डाले बैठा रहा। मेरा मालिक बेचारा इस आलम में लुकमा अजल हुआ होगा। ये दुनिया किस कदर हीच और बेवफा है। मुझे रह रह कर ये ख्याल आ रहा था। मौत मुझ पर साया फगन होती जा रही थी। मेरा जहन कतई माऊफ हो चुका था। ये महज इत्तफाक ही था जो मेरी जान बचाने का जरिया हुआ। जब वो जहरीला दुश्मन मुझ पर हमलावर होने के लिए जस्त लगाने वाला था, तो मैं बिला ताखीर अपनी जगह से उठा और मेज से एक किताब उठाकर सांप की जानिब जोर से फेंकी। सांप मेरी जानिब आने की बजाय बिजली किसी तेजी से किताब पर हमलावर हुआ। यही वो लम्हा था जब मैंने एक भारी लकड़ी का डब्बा जिसमें सुराग था सांप की तरफ उछाल दिया। मूजी का सर उस टोकरी में इस तरह फंसा कि वो गैज़ो गज़ब के साथ बल खाने के बावजूद उसमें से अपना सर न निकाल सका। उसकी सिसकारियां टोकरी के अंदर गूंज रही थीं। फिर मैंने बाउजलत अलमारी से हिसाब किताब के ज़ख़ीम रजिस्टर उठा कर सांप की दुम पर रख दिए। जहाँ तक उसकी जिद्दोजहद का ताल्लुक था, अब वो ख़त्म हो गई थी। मैंने पिस्तौल का घोड़ा चढ़ा लिया और उस पर फायर करने का इरादा किया। यही वो वक्त था जब काला जादू इन वाक़यात में दखल अंदाज होता है। शब गुज़िश्ता ज़िंदगी के किताब के औराक की मानिंद मेरे सामने से गुजर रही थी। इसके अलावा मैंने उस आलम में और भी बहुत कुछ देखा। क्या देखता हूँ कि ढाका के एक निहायत आरास्ता व पेरास्ता दफ्तर में मैं उम्दा तरीन लिबास में मलबूस बैठा हुआ हूँ। फिर मैंने ये हवेली भी देखी जिसमें हम लोग इस वक्त मौजूद हैं। हालांकि इससे पहले ज़िंदगी भर मुझे इसका भूले से भी ख्याल न आया था। मैंने और भी बहुत से खुशाइंद और रंगीन मनाजिर देखे। जादूगर रंगा मुझसे कह रहा था, अगर तुमने मेरी जान बख्शी की तो तुम्हारी आइंदा ज़िंदगी में ये सब कुछ तुम्हारा होगा जो तुमने अभी अभी चश्मे तसव्वुर में देखा है। फिर रंगा की झोंपड़ी का मंजर जो मेरे तसव्वुर में था वो मेरी आंखों से हटता चला गया। चांदनी फिर एक बार मेरे सामने मौजूद थी और मूजी सांप बदस्तूर जिंदगी के लिए मचल रहा था। मेरा बदन सरतापा अरक आलूद हो रहा था। मैंने पिस्तौल को जेब में डाल लिया और दरवाजे का कुफल खोला और फिर बाहर निकलकर फिर मकफल किया और अपने कमरे की जानिब चला गया। नींद तो मुझे क्या खाक आती। शब भर करवटें बदलता रहा। पौ फूटने तक कुछ गुनूदगी तारी रही थी। जब आंख खुली तो सूरज तुलू हो चुका था। गुज़िश्ता शब के वाक़यात मेरे जहन में ताज़ा थे। मुझे इस बात का पूरा यकीन था कि मैंने कोई ख्वाब नहीं देखा था। एक शॉटगन जो मेरे कमरे में मौजूद थी, जो मेरे मालिक ने इस वजह से दी हुई थी कि बाज़ औक़ात शब के अंधेरे में डाकू आ जाते हैं। मैंने वो शॉटगन निकाली, उसे भरा और दफ्तर के दरवाजे पर पहुंचा। धड़कते दिल से दरवाज़ा खोला। एक नामालूम खौफ और दहशत से मेरी अजीब हालत हो रही थी। इसलिए भी रंगा काले जादू का माहिर था। वो सैकड़ों मील दूर बैठकर भी अपने दुश्मन को नुकसान पहुंचा सकता था, उसकी जान ले सकता था। मैंने ऐसा महसूस किया कि मेरे जिस्म में जान और सकत ही नहीं रही। मैंने देखा कि सांप अपनी जगह मौजूद था, लेकिन किस हालत में। उसके बल खत्म हो चुके थे। उसमें हरकत कतई मौजूद न थी। एक सीधा सादा असा फर्श पर पड़ा था जिसका सर बदस्तूर डिब्बे से छुपा हुआ था। मैंने पिस्तौल की नाली से छुआ, लेकिन उसमें कोई हरकत न हुई। वो महज लकड़ी का एक बेज़रर सा असा था जिसमें रिमक भर जिंदगी न थी। लेकिन मैं ये खूब समझता था कि रूह इससे आर्जी तौर पर जुदा हुई है, इसलिए मैंने उसे फर्श पर ही पड़ा रहने दिया। जादूगर रंगा अपने मुकर्ररा वक्त पर आया। इस बार उसके चेहरे से शिकस्त के आसार जाहिर थे। वो जंग हार चुका था। उसकी कमर भी कुछ ज़्यादा ही झुकी हुई थी। उसने अपने कर्ज के मुतल्लिक मुख्तसर सी बातचीत की कि क्या हम उसका कुछ कर्ज मुआफ़ कर सकते हैं। हालांकि वो अपनी तमाम नौजवान और हसीन बीवियां फरोख्त करके कर्ज चुका सकता था, लेकिन इस सूरत में उसके ख़ानदान में, बरादरी में उसकी कुछ इज्जत बाकी न रहती। मैंने उसे बताया कि ये मेरा मामला नहीं है, बल्कि इसका फैसला बेला ही कर सकती है, क्योंकि शौहर की मौत के बाद वही तमाम की मालिक है, वारिस है।
ये सुनकर वो हैरान सा रह गया, क्योंकि यहाँ औरतों को कभी वारिस करार नहीं दिया जाता था। चुनाचे वो मुझे अपने मालिक का वारिस समझे हुए था। जब उसे मेरी मजबूरी का इल्म हुआ तो वो खामोशी से लौट गया। उसने कोई बहस और किसी किस्म की कोई तकरार नहीं की, क्योंकि वो जानता था कि ये ला हासिल होगा। वो हैबत ना कसा, उसने खुद ही कोई लफ्ज़ कहे बगैर फर्श से उठा लिया। अगले हफ्ते कुछ ज़रूरी सामान की खरीदारी के लिए शहर जाने का इत्तेफाक हुआ। जब मैं वापस आया तो बेला मर चुकी थी। मुझे बताया गया कि मेरे शहर जाने के बाद रंगा फिर आया था। उसकी बेला से सख्त कलामी हुई थी। चुनाचे जादूगर रंगा ने रुखसत होने से कबल मौत का वहशियाना रक्स किया था और अगली सुबह बेला अपने बिस्तर पर मुर्दा पाई गई। उसका चेहरा भी स्याह पड़ चुका था। मैंने दरियाफ्त किया कि क्या वो अपना असा छोड़ गया था। तवक्को के मुताबिक जवाब मिला कि जादूगर रंगा जो शाम के वक्त अपना असा भूल गया था, वो खुद ही एकदम सवेरे आकर ले गया। एक लम्हे के लिए भी नहीं रुका। उसके जाने के बाद बेला की मौत का इल्म हुआ था। अंदरूनी तौर पर मैं माही बेयाब था, क्योंकि मैं रंगा जादूगर की असलियत और ताकत का चशमदीद मुशाहिदा कर चुका था। किसको अपनी जान प्यारी नहीं होती। बेला की वजह से मैं भी रंगा की राह में रुकावट बना था। मेरे जहन में ये बात 100% बैठ चुकी थी कि अब रंगा किसी भी हाल में मुझे ना छोड़ेगा। हर वक्त मेरी नज़रें बाहर गेट पर लगी रहती थी कि रंगा अब आया कि तब आया। मैं आखिर कब तक रंगा से बचूंगा, ये सोच मुझे बेहाल कर चुकी थी। उस रोज़ मैं अकेला लॉन में बैठा अपनी किस्मत को कोस रहा था कि मैं मालिक के चक्कर में रंगा से क्यों हंगामा कर बैठा था। मेरी आंखें बंद थी और मैं सोच की अमीर गहराई में पड़ा था कि अस्सलामु अलैकुम की आवाज़ मेरे कानों में आई तो मैंने आंखें खोल दी। सामने दहली वाले हकीम कामिल रोलुका खड़े थे। उन्हें देखकर मेरी खुशी की इंतहा न रही, क्योंकि मैंने बेशुमार लोगों से उनकी तारीफ सुनी थी कि नादीदा कुव्वतों के ज़ेरे असर मुसीबत ज़दों की बिला इम्तियाज़ मदद करते हैं और उस मुसीबत से लोगों की जान छुड़ा देते हैं। हकीम साहब को देखकर मैं बहुत खुश था। मैंने उन्हें पास पड़ी कुर्सी पर बिठा दिया और अपनी हालत का जिक्र करने लगा, जिसे सुनकर वो मुस्कुराए और बोले, घबराएं नहीं, मैं आ गया हूँ और कोशिश करूँगा कि रंगा से आपकी जान छूट जाए। हम दोनों बातों में मसरूफ़ थे कि अचानक बाहरी गेट से रंगा नमूदार हुआ और मेरे करीब आ गया। अब आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा हर तरफ फैलने लगा था। हकीम कामिल बिल्कुल खामोश बैठे थे। रंगा आते ही मुझसे मुखातिब हुआ, तूने मुझे बहुत हल्कान कर दिया और मैं इसका बदला तुझसे ज़रूर लूँगा। तेरी मौत मेरे हाथों यकीनी है। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो अपने हालात का तू खुद जिम्मेदार है। आज की रात तेरी ज़िंदगी की आखिरी रात है। मैं तुझे यही बताने आया था। अब मैं जा रहा हूँ। ये कहकर रंगा झट से उठ बैठा। उसने अपना असा अपने सीधे हाथ में पकड़ रखा था। रंगा ने पहला कदम ही उठाया था कि अचानक उसका असा एक अजदहे में बदल गया और एक जोर की फुंकार मारी, जिसे सुनकर मैं तो दहल गया था। उस अजदहे की लंबाई और मोटाई नाकाबिले बयान है। फिर आनन फानन उस अजदहे ने रंगा का सर अपने मुंह में जकड़ लिया। बड़ी तेजी से रंगा अजदहे के मुंह में अंदर की तरफ बढ़ने लगा, यानी अजदहा रंगा को सालम निकल रहा था कि इसी असना में एक और अचंभा हुआ। धुएं का एक ज़बरदस्त मरगोला उठा। अजदहे और रंगा को अपनी लपेट में लेकर ऊपर फिजा में बुलंद होना शुरू हुआ और देखते ही देखते आसमान की वुसअतों में नज़रों से ओझल हो गया। मैं सख्ते के आलम में ये सब कुछ देख रहा था। मेरी आंखें जैसे पथरा गई थी कि फिर मैं अचानक होश की दुनिया में आ गया, क्योंकि मेरे करीब बैठे हकीम कामिल ने ठोका दिया। उनकी आवाज़ सुनाई दी, मोहतरम, आपका दुश्मन और जालिम जाबिर रंगा हमेशा हमेशा के लिए नीस्त नाबूद हो चुका है। मेरा इशारा पाते ही उसकी अपनी काली ताकतों ने उसका हशर नशर कर दिया। हर जालिम का एक न एक दिन इंजाम बहुत बुरा और भयानक होता है। वो अपनी ताकत के नशे में कहीं का नहीं रहता और उसकी हलाकत अजियतनाक तरीके से होती है। मुझे अब इजाज़त दें और आइंदा अपने पैदा करने वाले दोनों जहां के मालिक का शुक्र अदा करना भूलिएगा नहीं। हर इंसान को अपने करतूत और लालच का इंजाम भुगतना पड़ता है। अगर आपने भी बुराई की है तो उसको भुगतना पड़ेगा। अपने गुनाहों से तौबा कर लीजिएगा। बहरहाल अब आप अपना ख्याल रखिएगा। ये बातें करके हकीम कामिल बाहरी गेट से निकलते चले गए कि फिर अचानक मैं उनके पीछे लपका कि मैं उनकी कुछ खातिर तवाज़ी करूं। लेकिन मैंने गेट से बाहर निकल कर देखा तो वो नज़रों से ओझल हो चुके थे। मेरे मालिक को बैंकों पर एतमाद न था। वो अपना असासा सोना चांदी और नकदी की सूरत में रखता था। मामूली सी तलाश के बाद मुझे मेरे मालिक का वो तहखाना मिल गया, जहाँ उसकी ज़िंदगी भर का सरमाया सोने और जवाहरात की सूरत में मौजूद था। उसके तमाम कारोबारी मामलात तय करने के बाद मैंने वो जायदाद भी फ़रोख्त कर दी और फिर शहर आकर कानों के ठेके लेने शुरू किए, जिससे मुझे लाखों का फ़ायदा हुआ। फिर मैंने अपनी तमाम जायदादें बांग्लादेश मुंतकिल कर लीं, क्योंकि मैं हिंदुस्तान के महकमा इनकम टैक्स की नज़रों में आ गया था। चुनाचे ये महज काले जादू के तफ़ैल है कि मैं अपनी आखिरी उम्र फरागत से बसर कर रहा हूँ। जो ही तनवीर ने अपनी आबीती ख़त्म की और मैंने रुखसत होने के लिए परवेज़ की तरफ देखा,
उसकी आंखें शोला बार थी। उसने दांत पीसते हुए तनवीर को मुखातिब करते हुए कहा, नाहिंजार, पापी, तेरा नाम तनवीर नहीं राजा है। मैं शेख तारिक का लड़का हूँ। जब तू मेरी माँ को लूट कर भागा तब मैं एक बच्चा था और मैं अपनी खाला के यहाँ रहता था। मुझे मेरे मुलाजमों ने तमाम हकीकत बतला दी थी। इससे पहले कि मुझे मामले की नज़ाकत का इल्म होता, परवेज़ के हाथ में एक ऑटोमेटिक पिस्तौल था। उसने तनवीर पर पै दर पै फायर करके तमाम गोलियां उसके जिस्म में उतार दी और जिस्म छलनी कर दिया। जब वो फर्श पर लुढ़क गया तो उसने गंभीर लहजे में कहा, आज मेरा इंतकाम पूरा हुआ। इस बदबख्त ने एक मंसूबे के तहत जादूगर रंगा को रिश्वत देकर मेरी माँ को मौत से हमकनार किया था। मैं बरसों से इसकी तलाश में ख्वार हो रहा था।